सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि जेकेएसएसबी हिस्ट्री पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से तो क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये आपके फा के सिलेबस में तो डायरेक्टली इन्होंने मेंशन नहीं किया, ना ही कंस्टेबल के सिलेबस में, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की बात करें या सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की बात करें, ये टॉपिक आप कहीं भी नहीं छोड़ सकते। इसको आपको देखना ही पड़ेगा और आपने देख लिया क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है आजकल। ठीक है, तो बात करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में और बिल्कुल अच्छे से इन डिटेल बात करेंगे। बस आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, ये ना हो कि आप 10 मिनट वीडियो देखें और छोड़ के भाग जाए, फिर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं निकलने वाले आपके। मैं हर वो चीज़ आपके सामने कोशिश करूँगा डिस्कस करने की जो एग्ज़ाम में आपको पूछी जा रही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, ये क्लास ना आपके फा एग्जाम के लिए, जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए, कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम आप दे रहे हो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी अगर आपको पीडीएफ टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए, किसी भी एग्जाम के लिए जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो स्क्रीन पे नंबर आपको एक दिख रहा है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस शानदार से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बड़ी ही मेहनत के साथ मैंने इस पीडीएफ को प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आप क्लास स्किप नहीं करेंगे। लेट्स बिगिन। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। ये तो कुछ ही मूवमेंट है, इससे भी ज़्यादा मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले आपको की रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें या कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट भी है। हालांकि ट्राइबल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे 1828 में, किसने लाया? राजा राम मोहन राय ने। फिर आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने हमारे पास आर्य समाज की बुनियाद रखी। रामाकृष्ण मिशन की बात करेंगे। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करेंगे, सत्यशोधक समाज की बात करेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, देवबंद मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, सिंह सभा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, रहनुमाई मजदयासनंद सभा के बारे में बात करेंगे। ये सारी की सारी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं? यहाँ पे एक सामने आपके क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। जैसे कि लिस्ट फर्स्ट में मूवमेंट दी गई है और लिस्ट सेकंड में फाउंडर दिए गए, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। आपको जोड़ना है। इस तरह की क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ब्राह्मण समाज की बात करें तो आपको पता है राजा राम मोहन राय आएगा। आर्य समाज की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी आएगा। रामाकृष्ण मिशन की बात करें तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद आएगा। और प्रार्थना समाज की बात करें तो अचमरम पंजुरंग आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे वीडियो को। ठीक है, बाकी पीडीएफ जो है वो आपको पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं, प्राइवेट लिंक भी वीडियोस के मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके। अपने पास पानी शानी रख लेना पीने के लिए, एक ही जगह बैठ के पूरा क्लास वॉच करना है, कहीं इधर उधर भागना नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट हैं क्या। ठीक है ना, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट हैं क्या। इसमें हम क्या देखेंगे, क्योंकि ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट की, सोशियो रिलीजियस movements were reform efforts in the 19th and early 20th centuries aimed at improving society by removing social evils and correcting religious practices। देखें, जब हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की, तो ये हमारे पास रिफॉर्म्स एफर्ट्स थे। अगर हम बात करते हैं अर्ली 19th या फिर 20th सेंचुरी की, तो इनका एम क्या था, इनका मकसद क्या था? देखें, इनका मकसद था इम्प्रूव करना सोसाइटी को। जितनी भी हमारे पास सोशल इवल्स रहती हैं, देखें जितनी भी सोशल इवल्स रहती थी सोसाइटी के रिलेटेड, या फिर कोई हमारे पास अनफेयर रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, तो इन चीज़ों को सुधार लाने के लिए हमारे पास सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अर्ली 19th एंड 20th सेंचुरी की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। वाइल प्रमोटिंग एजुकेशन, और ये चीज़ें कैसे सुधार में लाई जाएंगी? देखें, जैसे ही हमारे पास एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, इक्वलिटी को, मतलब इक्वलिटी लोगों के बीच में होगी, एंड मोरल वैल्यूज़ लोगों को सिखाई जाएंगी जो बेस्ड होंगी रेशनल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे। तो सिंपल अगर हम बात करें, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हमारे पास चलाई गई 19 से अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, जिनका एम सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? सोशल इवल्स को खत्म करना था। समाजी जितनी भी बुराइयां हैं इनको खत्म करना था, और रिलीजन में जितनी भी अनअफेयर हमारे पास प्रैक्टिस की जाती थी इनको ठीक करना था। और ये कैसे ठीक होंगी? एजुकेशन को प्रमोट करके, इक्वलिटी और मोरल वैल्यूज लोगों के बीच जब लाई जाएंगी, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा? सोसाइटी में भी सुधार आएगा और लोगों में भी काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो यही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं,
कौन कौन से लीडर इनके साथ एसोसिएटेड हैं। बस आपका काम है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है डेली की तरह, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना है, तो साथ साथ नोट भी करते रहना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहें। ओके, देखिए अब यहाँ पे दिया गया है वाई सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इमर्ज्ड, कि हमारे पास ये जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है ना, इनका एमरजेंस क्यों हुआ, ये वजूद में आई क्यों। देखिए अभी हमने डेफिनेशन के थ्रू भी समझा, इंट्रोडक्शन के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया, टू रिमूव सोशल इवल्स, रिमूव करना था सोशल इवल्स को, लाइक सती सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया। ठीक है, पहला सबसे मेन पॉइंट क्या था कि हमें क्या करना है, सोशल इवल्स को, जितनी भी समाजी हमारे पास बुराइयां हैं, जिसमें सती सिस्टम होता था तब, ठीक है, जिसमें चाइल्ड मैरिज होती थी, जिसमें अनटचेबिलिटी आ जाता था, ये सारी की सारी चीजें रिमूव करनी थी। अब यहां पे दूसरा पॉइंट दिया गया टू रिफॉर्म रिलीजन, कि रिलीजन में कुछ चेंजेस लाई जाएं बाई एंडिंग, किसको एंड करके, सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड रिचुअल्स, जितने भी हमारे पास लोगों में ब्लाइंड रिचुअल्स होते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करके हमारे पास क्या किया जाए, रिलीजन के अंदर भी कुछ चेंजिंग लाई जाए। दूसरा तो मेन कारण ये। तीसरा, प्रमोट करना था इक्वेलिटी को, कि बराबरी होनी चाहिए, खास करके वुमेन के लिए एंड लोअर कास्ट लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट तो ये था प्यारे दोस्तों, इसको प्रमोट करना था इक्वेलिटी को, ठीक है, खास करके वुमेन की बात करें अगर हम, या फिर लोअर कास्ट लोगों की बात करें, इसीलिए हमारे पास सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का यहाँ पे इमरजेंस होता है, ये वजूद में आती है। स्प्रेड करना था मॉडर्न एजुकेशन को, कि मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। किसको, जो हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन है, इसको अगर स्प्रेड किया जाएगा तो इसमें हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे साइंस, रीजन एंड अवेयरनेस देखने को मिलेगा, कि हमारे पास लोगों में अवेयरनेस आएगी, किसके द्वारा, मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा। फिर यहीं पे फिफ्थ पॉइंट दिया गया है टू अवेकन सोशल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, अवेकन करना था, किसको अवेकन करना था प्यारे दोस्तों, अवेकन करना था सोशल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस को, यानी प्रिपेयर करना था इंडिपेंडेंस के लिए। ये चीज़ें जब इंप्लीमेंट होंगी तो यहाँ पे चेंजिंग तो आनी ही है, और ये चेंजिंग ज़रूरी भी थी, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, कुछ लीडर्स ने हमारे पास यहाँ पे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मेन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन इंडियन हिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बता रहा हूँ, अभी ओवरव्यू है, ठीक है ना, अभी ये टॉपिक का ओवरव्यू चल रहा है, मेन टॉपिक तो आगे से स्टार्ट होगा, लेकिन ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसके बारे में बेसिक्स चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे दिया गया राजा राम मोहन राय, देखें इनका एक मेजर रोल रहा है, ठीक है। ये फाउंडर है किसके, ब्राह्मण समाज के। एक एग्जाम्पल तो ये मैंने आपको दी, क्योंकि ये किसके खिलाफ लड़े, अगेंस्ट सती सिस्टम के खिलाफ लड़े। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने आर्या समाज को फाउंड किया था, और इन्होंने प्रमोटेड किया वैदिक वैल्यूज़ को, ठीक है। फिर हमारे पास स्वामी विवेकानंदा की बात करें, इन्होंने स्टार्टेड किया था रामाकृष्ण मिशन को। डायरेक्टली जेकेएसएस भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है या पेयर फॉर्म में, बाद में तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंदा की बात करें, इन्होंने स्टार्टेड किया रामाकृष्ण मिशन को, जिसमें किस चीज़ को स्प्रेड करना था, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को स्प्रेड करना था। फिर यहीं पे सर सैयद अहमद खान का भी बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को लीड किया और प्रमोटेड किया मॉडर्न एजुकेशन को मुस्लिम्स के लिए। ज्योतिराव फुले की बात करें तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए इन पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ज्योतिराव फुले की बात करें, इन्होंने स्टार्टेड किया था सत्याशोधक समाज। किस चीज़ को स्टार्ट किया था, सत्याशोधक समाज को। बाद में मैंने जैसे कि आपको बोला इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। तो इन्होंने स्टार्ट किया सत्याशोधक समाज को, ठीक है, जिसमें वर्क किया गया दलित एंड वुमेन्स राइट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये कवर व्यू है कि हमारे पास क्या क्या रहने वाली हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्राह्मण समाज आता है, आर्य समाज आता है, रामाकृष्ण मिशन आता है, अलीगढ़ मूवमेंट आती है, सत्याशोधक समाज आता है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की है। हम हर एक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, इनके नाम काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ने कभी सुने भी नहीं होंगे और वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बस आपको बोर नहीं फील करना है, आपको कंसंट्रेशन के साथ क्लास को वॉच करना है, ठीक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में ये टॉपिक ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे सामने दिया गया है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितनी तरह की होती हैं। याद रखना 2 तरह की। कितनी तरह की, यहाँ पे जो मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, ठीक है ना, तो इसमें एक तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं और दूसरी हमारे पास रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स है।
रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स की बात करें तो इनका एम है रिफॉर्म करना इंडियन सोसाइटी को। किसको? इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने का जो काम है ये किसका है? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स का। यानी कि इसमें रिमूव किया जाएगा सोशल इविल्स को, लाइक सती, चाइल्ड मैरिज को। तो ये हमारे पास रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में आएगा। इसमें एक्सेप्टेड किया जाएगा मॉडर्न आइडियाज को, यानी साइंस, एजुकेशन एंड क्वालिटी को। ये हमारे पास रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में आएगा, जिसमें यह यकीन किया जाता है कि सोसाइटी जो है वक्त के साथ साथ जरूर बदलेगी। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि हमारे पास वक्त के साथ साथ कितनी ज़्यादा यहाँ पे चेंजिंग आ चुकी है। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास कैसे रिफॉर्म लाए जाएंगे इंडियन सोसाइटी में, कैसे रिमूव किया जाएगा सोशल इवल्स को, कैसे यहाँ पे एक्सेप्टेड किया जाएगा मॉडर्न आइडियाज़ को, ऐसे सोसाइटीज़ जो हैं वक्त के साथ साथ चेंज हो सकती हैं, इस पे एक यकीन करना। ये सारी चीज़ें रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में आती हैं। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास दिया गया है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स की तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इनका एम क्या है? इनका एम है रिवाइव करना एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस को। दोनों में ये डिफरेंस है। इनका काम क्या है? इनका एम है रिवाइव करना एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन को। अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाए तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तभी ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और इनका मकसद अपोज्ड करना है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को क्या करना है? अपोज्ड करना है। और बिलीव्ड करना है इंडियन कल्चर वाज ऑलरेडी रिच एंड प्योर, कि इंडियन कल्चर जो है वो शुरू से ही क्या है? रिच भी है और प्योर भी है। और इसमें फोकस्ड किया जाता है रिटर्निंग टू स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रूट्स पे। ठीक है, कि हमारे पास हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है? स्पिरिचुअल और कल्चरल रूट्स पे फोकस करना है। ये हमारे पास रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स में देखने को मिलता है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या होती हैं और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स क्या होती हैं? आया होगा। इन शॉर्ट पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अब यहीं से आगे हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कि कौन कौन सी ऐसी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी जिनका एक अहम रोल रहा है, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, रिलीजन में काफ़ी सारी चेंजिंग्स लाने में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आगे हमारे पास इस टॉपिक की सही से शुरुआत होती है, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JKSSB का तो फेवरेट टॉपिक माना जाता है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, JKSSB ने कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। और अगर आप में से किसी ने डिफरेंट एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। हालांकि UPSC JKPSC में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दिया गया ब्राह्मो समाज। ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास मूवमेंट है ये है हमारे पास ब्राह्मो समाज, और ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। ये क्या थी? एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। क्लियर? फाउंड किसने की? याद रखना, फाउंडेड इन 1828, 1828 की बात है, कलकत्ता में। अब जो कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पे ये फाउंड की जाती है 1828 में, 1828 में। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट किसने की? अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंड किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, राजा राम मोहन राय जी हैं ये। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था, याद रखना, ब्राह्मो समाज को 1828 में। ठीक है, और यहां पे होता क्या है? ये रिफॉर्मिस्ट इन नेचर है, मैंने आपको बोला। तो इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था चेंज करना सोसाइटी को, किसका यूज करके? मॉडर्न एंड लॉजिकल आइडियाज का यूज करके। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि हमारे पास ब्राह्मो समाज को किसने फाउंड किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। कहाँ पे किया? कलकत्ता में किया। कब किया? 1828 में किया। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास जो मूवमेंट है ये रिफॉर्मिस्ट इन नेचर है। और इसमें राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया? इन्होंने जो चेंजिंग लाई, जो इनकी सोच थी, ठीक है, इनकी सोच मॉडर्न एंड लॉजिकल आइडियाज पे बेस्ड थी। ठीक है, आज से पूछा जाता है मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और रिफॉर्म्स क्या हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? ब्राह्मो समाज की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपोज्ड करना था आइडियल वर्शिप को। पहला पॉइंट, आइडल वर्शिप को यहाँ पे क्या करना था? अपोज, यानी प्रेइंग टू फिजिकल इमेज ऑफ गॉड्स, के जो फिजिकल इमेज होते हैं गॉड्स के, इसकी प्रेइंग करना, इसको यहाँ पे इन्होंने अपोज्ड किया। क्या किया? अपोज्ड किया। रिजेक्टेड किया पॉलीथिज्म को। किसको? पॉलीथिज्म को इन्होंने रिजेक्टेड किया। पॉलीथिज्म का मीनिंग क्या है? बिलीव इन मैनी गॉड्स। जब आप बिलीव करते हैं बहुत सारे गॉड्स में, तो यहाँ पे इसी को पॉलीथिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को भी इन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, रिजेक्टेड पॉलीथिज्म, बिलीफ इन मैनी गॉड्स, के बहुत सारे गॉड्स में यकीन करने को भी इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया। ठीक है, और ये लड़े किसके अगेंस्ट लड़े? फोर्ट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन। ठीक है, कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ ये लड़े, यानी कि जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता था कास्ट की बिना पे। किसकी बिना पे? कास्ट की बिना पे। ये चीज आपकी समझ में आई होगी। रिजेक्टेड किया अननेसेसरी रिचुअल्स को। ठीक है, जो भी हमारे पास अननेसेसरी रिचुअल्स थे ना, इनको भी इन्होंने रिजेक्ट किया। जैसे
फॉर्मल रिलीजियस सेक्शन विद नो रियल मीनिंग, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास फॉर्मल क्या थे, रिलीजन एक्शंस थे जिनका कोई रियल मीनिंग लाइफ में बनता नहीं था, इन चीज़ों को भी इनने रिजेक्ट किया। और याद रखना ये किसके अगेंस्ट लड़े, सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट लड़े, यानी कि इरेशनल बिलीफ होना बिना किसी रीज़न या साइंस के किसी चीज़ पे, तो इसको क्या कहा जाता है, सुपरस्टिशंस। तो इसके लिए ये लड़े, तो ये किसके अगेंस्ट लड़े, ये हमारे पास सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट लड़े। ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे याद रखना ब्राह्मण समाज के, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्राह्मण समाज, या फिर ऑब्जेक्टिव है ब्राह्मण समाज का, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं, आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। क्लियर। अपोज किया सोशल इवल्स लाइक, जैसे सती, ये जो सती वाला वर्ड है ना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास प्रैक्टिस की जाती थी, जहाँ पे जो विडोज होती थी, ठीक है ना, उनको फोर्स्ड किया जाता था कि जलाया जाए हस्बैंड फायर में, कि जब मतलब हस्बैंड मर जाएगा तो उसको जलाया जाएगा, तो साथ में उस औरत को भी जिंदा जलाया जाए। ये चीज़ हमारे पास आती है सती सिस्टम में। राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को अपोज किया, तो देखो ये एक मेजर स्टेप माना जाता है, मेजर स्टेप, ठीक है ना, कितना मतलब गलत होता था यहाँ पे औरतों के साथ। और यहाँ पे पॉलीगैमी, हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, कि एट अ टाइम मोर देन वन वाइफ का होना, इस चीज़ को इनने अपोज किया। तो याद रखना पॉलीगैमी इसी को कहा जाता है। वर्ड का मीनिंग ज़रूर याद रखना, मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, काफ़ी हमें मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करने में, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करो अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है, ठीक है ना। तो पॉलीगैमी की बात करें कि एट अ टाइम एक आदमी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं रख सकता, इस चीज़ को इनने अपोज किया। चाइल्ड मैरिज को इनने अपोज किया, यानी मैरिंग करना चिल्ड्रन की एट ए यंग एज, कम उम्र में, मतलब अगर आप बच्चों की शादी करवाएंगे, इस चीज़ को भी हमारे पास राजा राम मोहन राय जी ने अपोज किया। तो पर्दा सिस्टम की अगर हम बात करें, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वुमेन हिडन फ्रॉम पब्लिक व्यूज़, कि जो प्रैक्टिस किया जाता था कीप रखना वुमेन को हिडन पब्लिक व्यूज़ से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने काफ़ी सारी सोशल इवल्स को यहाँ पे अपोज किया है, और उनमें सबसे मेन एग्जाम में जो पूछी जाने वाली है सती सिस्टम, पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज, ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, यहाँ पे आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। तो यहीं पे वुमेन राइट्स एंड अपलिफ्टमेंट की बात करें तो इनका एक अहम रोल रहा है, इन्होंने सपोर्टेड किया विडो रीमैरिज को, ठीक है, अलोइंग किया विडोज को कि वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, ठीक है, कि वो दोबारा से शादी कर सकती हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने सपोर्ट किया, किसने, राजा राम मोहन राय जी ने, सपोर्टेड विडो रीमैरिज, अलोइंग विडोज टू मैरी अगेन, और साथ ही साथ प्रमोटेड किया वुमेन एजुकेशन को, इनकरेज किया गर्ल को कि वो स्कूल जा सकती हैं। इन चीज़ों पे इनने फोकस किया। तो ये चीज़ें आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में अच्छे से समझ आई होंगी कि ब्राह्मण समाज क्या है, कब फाउंड की गई थी, किसने स्टार्ट की, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस किस चीज़ को यहाँ पे अपोज किया गया, और वुमेन राइट और अपलिफ्टमेंट में हमारे पास राजा राम मोहन राय जी का क्या रोल रहता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। कि कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी की बात करें, इनको जो टाइटल राजा का मिला है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बाई मुगल एम्पर अकबर सेकंड के थ्रू मिला है, ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंटेड किया था ग्रेवियंसिस को ब्रिटिश क्राउन में, तो टाइटल किसने दिया था, एम्पर अकबर सेकंड ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने अतमिया सभा को भी फाउंड किया था 1815 में, ये भी पूछा जाता है, ये एक प्लेटफॉर्म था रिलीजियस एंड सोशल डिस्कशन के लिए, तो ये पॉइंट भी आप इनके बारे में नोट कर लेना, ठीक है। फाउंडेड अतमिया सभा 1815, जो प्लेटफॉर्म माना जाता है रिलीजियस एंड सोशल डिस्कशन के लिए। इन्होंने बनाया कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लेना, जो प्रमोटेड करता है मोनोथिज्म को, ठीक है। क्या बनाया था, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन को, कब, 1821 में। इस्टेब्लिश किया ब्राह्मण समाज को 1828 में, लेटर बिकेम ब्राह्मण समाज, ओके। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी के लिए, आरएडीएम ने डिस्कस कर लिया। और मेजर कैंपेन की बात करें, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी था, अगेंस्ट रिलीजियस सुपरस्टिशंस था, और अगेंस्ट इंटॉक्सिकेंट्स था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट करेंगे राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना कि इनको राजा का टाइटल किसने दिया, मुगल एम्पर अकबर ने दिया था, अकबर सेकंड ने, ठीक है। और अतमिया सभा को भी इन्होंने 1815 में, याद रखना, फाउंड किया था। और इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन को भी बनाया था 1821 में। अब यहीं पे प्यारे दोस्तों ना, लिटरेरी वर्क्स ऑफ राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अवेयर रहना है। आप देखें ज़रा, यहाँ पे दिया गया तोहफतुल मुवाहिदीन 1804। जब बात करते हैं तोहफतुल मुवाहिदीन के बारे में, ये एक बुक है जो प्रमोटिंग करती है मोनोथिज्म को, यानी बिलीफ इन वन गॉड। मोनोथिज्म का मीनिंग क्या हुआ, बिलीफ इन वन गॉड एंड रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में है। ये लिटरेरी वर्क किसका है, राजा राम मोहन राय का। डेट जरूर याद रख लेना, 1804 का है। और यहीं पे वेदांता ग्रंथ था 1815, ये एक संस्कृत वर्क है जो एक्सप्लेनिंग करता है कोर आइडियाज ऑफ वेदांता फिलॉसफी को, तो वेदांता ग्रंथा के बारे में आप याद रखेंगे। फिर ट्रांसलेशन ऑफ एन एबेडमेंट ऑफ द वेदांता सारा 1816,
ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है वेदांता टीचिंग का जो ट्रांसलेटेड किया गया है कॉमन रीडर्स के लिए। यहाँ पे 1804 में आप याद रखेंगे तोहफतुल मुवाहिदीन, फिर वेदांता ग्रंथा 1815, ये डेट्स ना क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछी जाती हैं। फिर यहीं पे दिया गया है कीनोपनिषद 1816, ट्रांसलेटेड दिस उपनिषद, इस उपनिषद को इन्हें ट्रांसलेट किया स्प्रेड करने के लिए इंडियन स्पिरिचुअल नॉलेज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर ईशोपनिषद 1816, ठीक है, ऐसे पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा और ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एम्फिसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इनर नॉलेज एंड ट्रूथ को। तो ये किसका लिटरेरी वर्क है? राजा राम मोहन राय जी का। फिर यहीं पे हमारे पास दिया गया है काथोपनिषद। काथोपनिषद की बात करें 1817 में इसमें ट्रांसलेशन की गई है और ये हाईलाइटिंग करता है डायलॉग ऑन लाइफ, डेथ एंड द सोल के बारे में, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे एक पावरफुल आर्गुमेंट दिया गया था इनके द्वारा, एक कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एंड एन अपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलाइव 1818, याद रख लेना। ये एक पावरफुल आर्गुमेंट था, किसके अगेंस्ट? सती के अगेंस्ट। ये भी एक लिटरेरी वर्क माना जाता है राजा राम मोहन राय जी का, जो पब्लिश किया गया था बंगाली में एंड इंग्लिश में। यहाँ पर दिया गया मुंडाका उपनिषद 1819, इसमें फोकस किया गया है स्पिरिचुअल विजडम एंड द पाथ टू सेल्वेशन के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया है डिफेंस ऑफ हिंदूथिज्म 1820। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ए डिफेंस ऑफ हिंदूथिज्म की बात करें 1820, ये जस्टिफाइड करता है बिलीफ इन ए सिंगल गॉड इन हिंदुज्म, ठीक है। फिर दिया गया द प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस, इसमें क्या किया गया? द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये 1820 का हमारे पास इनका लिटरेरी वर्क है। हाईलाइटेड करता है मोरल टीचिंग ऑफ जेसस को, स्प्रेडिंग करता है फ्रॉम चर्च डॉगमा से। फिर हमारे पास है बंगाली ग्रामर 1826, ए बुक टू स्टैंडर्डाइज एंड टीच द बंगाली लैंग्वेज, बुक है जो स्टैंडर्डाइज करती है और सिखाती है बंगाली लैंग्वेज को। फिर हमारे पास यूनिवर्सल रिलीजन 1829, इसमें स्ट्रेस किया गया है द आइडिया दैट ऑल रिलीजन शेयर कॉमन मोरल वैल्यूज, के जितने भी रिलीजन हैं ये शेयर करते हैं कॉमन मोरल वैल्यूज को। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी 1829, इसमें हमारे पास प्रेजेंटेड किया गया कि आइडियाज को एंड स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में, और याद रखेंगे। फिर लास्ट पे दिया गया है गोरिया व्याकरण 1833, ये वर्क है बंगाली ग्रामर पे एंड लिंग्विस्टिक इन द गोरिया ट्रेडिशन में। तो ये जो लिटरेरी वर्क हमने डिस्कस किया कुछ इन शॉर्ट राजा राम मोहन राय के बारे में, ये इन सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कभी बन सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि लीडर्स आफ्टर राजा राम मोहन राय इन ब्राह्मो समाज कौन कौन से थे, ठीक है। लीडर्स आफ्टर राजा राम मोहन राय इन ब्राह्मो समाज, जब हम बात करते हैं सबसे पहले दबिंद्रानाथ टैगोर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दबिंद्रानाथ टैगोर की बात करें, इनका फोकस था स्पिरिचुअलिटी एंड एथिकल लिविंग पे, और इन्होंने फिलोसफिकल डेप्थ दी किसको? ब्रह्मो मूवमेंट को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे दबिंद्रानाथ टैगोर के बारे में। नाम क्या था इनका? दबिंद्रानाथ टैगोर। इनका फोकस किस पे था? स्पिरिचुअलिटी एंड एथिकल लिविंग पे, और इन्होंने क्या दिया? फिलोसफिकल डेप्थ दिया ब्रह्मो मूवमेंट को। दूसरा नाम केशव चंद्रा सेन, दूसरा नाम आप क्या याद रखेंगे? हमारे पास केशव चंद्रा सेन याद रखेंगे। केशव चंद्रा सेन की बात करें तो इनने प्रमोटेड किया मॉडर्नाइजेशन को, किस चीज़ को? मॉडर्नाइजेशन को, वुमेन एजुकेशन को एंड इराडिकेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। और इन्होंने किस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की। तो केशव चंद्रा सेन दूसरा नाम याद रखेंगे। तीसरा नाम प्यारे दोस्तों आप क्या याद रखेंगे? आनंदा मोहन बोस, ठीक है। आनंदा मोहन बोस की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या याद रखेंगे? इन्होंने लेड किया था साधारण ब्राह्मण समाज को, किसको? साधारण ब्राह्मण समाज को। और इन्होंने एम्फिसाइज किया था सोशल रिफॉर्म को, एजुकेशन को एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स को। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे आनंदा मोहन बोस के बारे में। फिर दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, नॉट अ डायरेक्ट लीडर बट हिज लिटरेरी वर्क्स रिफ्लेक्टेड ब्रह्मो आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। तो इनका भी जो लिटरेरी वर्क है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को? ब्रह्मो आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म को एंड यूनिवर्सलिज्म को। तो ये जो नेम मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, एक तो आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्राह्मो समाज में कौन कौन से लीडर थे? एक तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्रा सेन थे, आनंदा मोहन बोस थे। तो ये सारे के सारे नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अब यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है डिवीजन ऑफ द ब्राह्मो समाज पे। देखो ब्राह्मो समाज की डिवीजन भी हुई थी, यानी डिवाइड हुई थी। एक तो आदि ब्राह्मो समाज में, दूसरा ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया में, तीसरा साधारण ब्राह्मो समाज में। तो याद रखना डिवीजन जो हुआ ब्राह्मो समाज का, एक तो आदि ब्राह्मो समाज का हुआ 1866 में। कब? 1866 में। और इसको किसने लेड किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लेड किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदि ब्राह्मो समाज को किसने लेड किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसका फोकस किस पे था? स्पिरिचुअल रिफॉर्म एंड ट्रेडिशनल ब्राह्मो प्रिंसिपल्स, ऑलरेडी हम अभी देख रहे थे। फिर आ जाता है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866, इसको लेड किया था केशव चंद्रा सेन ने।
तो इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इसमें एडवोकेटेड किया गया था सोशल रिफॉर्म्स को और एवोल्यूशन किया गया था कास्ट का। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसको लड़ किसने किया था, याद रखना केशव चंद्रा सेन ने किया था। फिर साधारण ब्राह्मो समाज की बात करें 1878, डेट जरूर याद रख लेना, ये बनी थी ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विद केशव चंद्रा सेन। ठीक है, जब डिसएग्रीमेंट हुआ था केशव चंद्रा सेन के साथ, तो यहाँ पे साधारण ब्राह्मण समाज को बनाया जाता है 1878 में। कब? 1878 में। और ये एम्फिसाइज करता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को, एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस को। अगर आपसे पूछा जाए साधारण ब्राह्मण समाज का मकसद क्या था, ये किस चीज़ को एम्फिसाइज करता है, तो याद रखना डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जो है ये रिगार्ड किए जाते हैं फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और कंदुकूरी वीरासालिंगम की बात करें तो ये जाने जाते हैं फादर ऑफ तेलुगु रिनाइसेंस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोनों पॉइंट आपस में नोट कर लेना, ठीक है। दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ तेलुगु रिनाइसेंस के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कंदुकूरी वीरासालिंगम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी जो हमने यहाँ पे ब्राह्मण समाज के बारे में देखी या फिर राजा राम मोहन राय के बारे में देखी। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है। देखिए, ब्राह्मण समाज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके राजा राम मोहन राय पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्प्लिट्स इन द ब्राह्मण समाज। कि ब्राह्मण समाज के स्प्लिट होने में कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आदि ब्राह्मण समाज वाज लेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड अपहेल्ड ट्रेडिशनल ब्राह्मण वैल्यूज। पहला दिया गया है कि जो आदि ब्राह्मण समाज है ये लेड की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एंड ये अपहेल्ड करती है ट्रेडिशनल ब्राह्मण वैल्यूज को। दूसरा दिया गया है ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया वाज मोर रेडिकल एंड सपोर्टेड रिफॉर्म्स लाइक एबोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड अर्ली मैरिज। कि जो ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया थी ये मोर रेडिकल थी एंड ये सपोर्टेड करती है रिफॉर्म्स लाइक एबोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड अर्ली मैरिज को। और तीसरा दिया गया है साधारण ब्राह्मण समाज वाज फॉर्म ड्यू टू थियोलॉजिकल एग्रीमेंट विद केशव चंद्रा सेन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। बताएं क्या आंसर रहेगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। अभी हमने पढ़ा इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फर्स्ट बिल्कुल सही है, आदि ब्राह्मण समाज वाज लेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड अपहेल्ड ट्रेडिशनल ब्राह्मण वैल्यूज। और ये अपहेल्ड करती है ट्रेडिशनल ब्राह्मण वैल्यूज को। और जो ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया है ये मोर रेडिकल है एंड सपोर्टेड रिफॉर्म्स करती है लाइक एवोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड अर्ली मैरिज को। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो तीसरा है ये गलत है। द साधारण ब्राह्मण समाज वाज फॉर्म ड्यू टू थियोलॉजिकल एग्रीमेंट विद केशव चंद्रा सेन, ये गलत है। देखें यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। आदि ब्राह्मण समाज वाज कंजर्वेटिव एंड लेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया वाज रेडिकल अंडर केशव चंद्रा सेन, बिल्कुल सही। लेकिन साधारण ब्राह्मण समाज वाज फॉर्म ड्यू टू डिसएग्रीमेंट नॉट एग्रीमेंट, ठीक बनी थी डिसएग्रीमेंट के द्वारा ना कि एग्रीमेंट के द्वारा विद केशव चंद्रा सेन। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक आप कर देते हैं तो वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होता है और फिर आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राह्मण समाज का कंसेप्ट क्लियर होता है और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे, मुंबई इन। याद रखना ये डेट आप ठीक कर लेना। यहाँ पे आएगा 1867, यहाँ पे क्या आएगा 1867। हम PDF में इसको ठीक कर देंगे। जब हम पेड ग्रुप में PDF प्रोवाइड करेंगे तो ये हम चीज़ ठीक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है कि हमारे पास प्रार्थना समाज को फाउंड किया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बे में, याद रखना 1867 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब काफ़ी सारे एस्पायरेंट कहते रहते हैं कि PDF कहाँ पे मिलेगा। देखिए PDF हम पेड ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ठीक है। जो भी PDFs रहते हैं हर एक PDF हम पेड ग्रुप में शेयर कर देते हैं और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो इस पर हम अभी टॉपिक वाइज टेस्ट भी ले रहे हैं। हर टेस्ट में हमारे पास 30 MCQs रहते हैं और टेस्ट का अच्छा लेवल रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पेड ग्रुप में आप में से कोई भी जुड़ना चाहे तो हम अपनी तरफ से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की नीड न पड़े। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की हम बात कर रहे थे। इसको फाउंडेड किया गया डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में 1867 में। और इट्स मेन एम वाज रेशनल वर्शिप। इनका जो मेन एम था ये था रेशनल वर्शिप, यानी यूजिंग करना रीजन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एंड सोशल रिफॉर्म, यानी चेंजिंग करना सोसाइटी को रिमूव करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इनके बारे में। इंपॉर्टेंट मेंबर्स इंक्लूडेड RG भंडारकर एंड जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट और मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे। एक नाम आप याद रखेंगे RG भंडारकर एंड जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, क्योंकि ना ये भी पूछा जाता है। दे वर स्ट्रांग सपोर्टर्स ऑफ मॉडर्न थिंकिंग एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी। ये दोनों भी जो थे ये हमारे पास स्ट्रांग सपोर्टर्स माने जाते थे मॉडर्न थिंकिंग के लिए एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी के लिए।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि अदर मेंबर कौन कौन से थे जो इनके साथ जुड़े थे प्रार्थना समाज में, एक तो आप याद रखेंगे आरजी भंडारकर और दूसरा जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। क्लियर। जब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, द समाज वर्कड फॉर रिफॉर्म्स लाइक, कौन से रिफॉर्म्स के लिए इस समाज ने काम किया, याद रखना, इंटर कास्ट डाइनिंग, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ईटिंग टुगेदर, कि जो पीपल हैं डिफरेंट कास्ट से ये इकट्ठे खा पी सकते हैं। इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, यानी मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, कि मैरिज हो सकती है बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट के बीच में, इस चीज़ पे इन्होंने काम किया। विडो री मैरिज पे इन्होंने काम किया, अलोइंग किया विडोज़ को कि वो मैरी कर सकती है अगेन दोबारा। अपलिफ्टमेंट टू वी वुमेन की एंड डिप्रेस्ड क्लासेस की, हेल्पिंग किया वुमेन को एंड पीपल ट्रीटेड एज लोअर कास्ट, और यहाँ पे जो भी लोअर कास्ट के साथ अत्याचार होते थे इन चीज़ों पे इन्होंने काम किया। तो ये हमारे पास समाज ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। आगे बात करते हैं, दिया गया है 4 पॉइंट सोशल एजेंडा ऑफ प्रार्थना समाज। अब ये हमारे पास सोशल एजेंडा क्या था, ये 4 पॉइंट जो दिए गए हैं सोशल एजेंडा ऑफ प्रार्थना समाज के, ये क्या थे। अपोज द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को अपोज करना, अभी मैं बता रहा था। अगेंस्ट डिवाइडिंग पीपल बाय बर्थ स्टेटस, कि हमारे पास किस चीज़ को अपोज करना था, कास्ट सिस्टम को अपोज करना था, जो किसके अगेंस्ट होता है, कि जो लोग डिवाइड होते हैं बाय बर्थ या फिर स्टेटस से। पहला पॉइंट, पहला एजेंडा। दूसरा, प्रमोटेड करना वुमेन एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करना, इनकरेज करना गर्ल्स को कि वो स्कूल जाए और स्टडी करे, ठीक है। तो इनकरेज गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, दूसरा एजेंडा था इनका। तीसरा, सपोर्टेड करना था विडो री मैरिज को, यानी वांटेड विडोज टू लाइव ए नॉर्मल लाइफ बाय रीमैरिंग, कि वो दूसरी शादी कर सकती हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा, वांटेड टू रेज द मैरिज एज फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसे कि कम उम्र में शादी करवा दी जाती थी, तो ये चाहते थे कि रेज किया जाए मैरिज एज को, ठीक है ना, कि मैरिज एज क्या की जाए, बढ़ाई जाए, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, और स्टॉप किया जाए चाइल्ड मैरिज एंड प्रमोट किया जाए मैच्योरिटी बिफोर मैरिज, और किस चीज़ को प्रमोट किया जाए, मैच्योरिटी को, मैरिज से पहले। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अपोज किया कास्ट सिस्टम को, प्रमोटेड किया वुमेन एजुकेशन को, सपोर्टेड किया विडो री मैरिज को, वांटेड किया कि रेज किया जाए मैरिज एज को बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था प्रार्थना समाज का, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है। अब यहीं पे दिया गया है जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, हिज रोल। अब इनका क्या रोल था, जब हम बात करते हैं जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के बारे में, फाउंडेड द विडो री मैरिज एसोसिएशन 1861। देखें इन्होंने क्या किया था, विडो री मैरिज एसोसिएशन को 1861 में बनाया था। अब ये क्या था, एक ग्रुप था दैट हेल्प्ड विडोज गेट मैरिड अगेन, कि हमारे पास जो विडोज है ना, ठीक है, ये हमारे पास दोबारा से शादी कर सकती हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक विडो री मैरिज एसोसिएशन बनाया 1861 में। स्टार्टेड किया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, जिसमें प्रमोटेड किया जाता है एजुकेशन को वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। फिर क्रिएटेड किया गया पूना सार्वजनिक सभा को, इनके द्वारा क्या किया गया था, पूना सार्वजनिक सभा को क्रिएट किया गया था। ये क्या था, एक पब्लिक ग्रुप था दैट वॉइस्ड पीपल्स प्रॉब्लम, जिसमें लोगों की प्रॉब्लम को सुना जाता था, ये एक ऐसा ग्रुप था, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा को भी इन्होंने ही क्रिएट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने विडो री मैरिज एसोसिएशन को 1861 में हमारे पास फाउंड किया। आपको ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्ट किया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, क्रिएटेड किया पूना सार्वजनिक सभा को। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको प्यारे दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये यकीन रखते थे कि जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, यानी कि चेंजिंग करना आउटडेटेड रिलीजियस कस्टम्स को, ये नेसेसरी हैं सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस के लिए। फिर यहीं पे ही वार्न दैट रिजिड रिलीजियस बिलीव्स टू स्ट्रिक्ट एंड अनचेंजेबल, कि हमारे पास जो रिजिड रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त और अनचेंजेबल रिलीजियस आइडियाज़ हैं, वुड स्टॉप सोसाइटी फ्रॉम इम्प्रूविंग इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एरियाज़। इनका ये मानना था कि जो हमारे पास ये स्ट्रिक्ट एंड अनचेंजेबल रिलीजियस आइडियाज़ हैं, ठीक है ना, इससे क्या होगा, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा अगर हम सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरियाज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप इनके बारे में ज़रूर याद रखना, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के बारे में और इनका रोल क्या रहा है। अब इसका रिलेशन ब्राह्मण समाज के साथ क्या रहा, दो इंस्पायर्ड बाई ब्राह्मण समाज, ये इंस्पायर्ड हुए थे किससे, ब्राह्मण समाज से। प्रार्थना समाज वाज लेस स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू ब्राह्मण समाज, इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। इट डिड नॉट फुली अपोज आइडियल वर्शिप, इसने कंप्लीटली मतलब अपोज नहीं किया आइडियल वर्शिप को, यानी डिड नॉट फोर्स पीपल टू स्टॉप प्रेइंग विद आइडल्स, कि लोगों को फोर्स किया जाए कि वो स्टॉप करे प्रेइंग करना आइडल्स के साथ।
इट डिड नॉट कम्प्लीटली रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और यहाँ पे इसमें कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया गया कास्ट सिस्टम को, बट वर्क टू इम्प्रूव कंडीशंस विद इन इट, लेकिन इस चीज़ के लिए काम ज़रूर किया गया कि इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये हमारे पास बातें किसके बारे में थी, प्रार्थना समाज के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताएं अभी जो हमने देखा इसमें आपको कितना तैयार हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। विद रेफरेंस टू द प्रार्थना समाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विद रेफरेंस टू द प्रार्थना समाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1876 बाय डॉक्टर आत्माराम पंडूराम। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये दिया गया, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 1876 नहीं है, ये 1867 है, इस चीज़ को ठीक कर लेना। ठीक है, बाई मिस्टेक टाइपिंग से यहाँ पे हुआ है, तो आप इस डेट को ठीक कर लेना। दोबारा से बता रहा हूँ, द समाज स्ट्रिक्टली अपोज्ड आइडल वर्शिप एंड कंप्लीटली रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। ये जो समाज है इसने स्ट्रिक्टली अपोज किया आइडल वर्शिप को और कंप्लीटली रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को। जस्टिस महादेव गोविंद नाडे वाज वन ऑफ इट्स प्रोमिनेंट मेंबर्स एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको सही आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करें। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया याद रखना ये 1867 है। ठीक है, बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें हमारे पास ये फाउंड किया गया बम्बे में, कब, 18 याद रख लेना 67 में। ये डेट मैंने आपको बोल दिया, ठीक कर देना, किसके द्वारा, डॉक्टर आत्माराम पंडूराम के द्वारा। तीसरा दिया कि जस्टिस महादेव गोविंद नाडे वाज वन ऑफ इट्स प्रोमिनेंट मेंबर्स एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ये ठीक है, लेकिन समाज ने स्ट्रिक्टली अपोज किया था आइडल वर्शिप को एंड कंप्लीटली रिजेक्टेड किया था कास्ट सिस्टम को, ये गलत है। अभी हम देख रहे थे, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया भी गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये फाउंडेड किया गया था बॉम्बे में बाय डॉक्टर आत्माराम पंडूराम के द्वारा 1867 में। ये डेट आप जरूर याद रख लेना। देखें यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ था ब्रह्म समाज के द्वारा बट डिड नॉट स्ट्रिक्टली अपोज। जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया ना कि स्ट्रिक्टली अपोज, लेकिन इसने स्ट्रिक्टली अपोज नहीं किया आइडल वर्शिप को, ना ही कंप्लीटली इसमें ब्रेक हुए किससे, कास्ट सिस्टम से। तो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था जस्टिस समझीर नाडे वाज ए की फिगर हु सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड सोशल रिफॉर्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको काम करना है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रार्थना समाज का, किसका, प्रार्थना समाज का। तो एक एक पॉइंट अच्छे से याद रख लेना। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर पे आर्य समाज मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास फाउंडेड बाय स्वामी दयानंदा सरस्वती इन बॉम्बे इन 1875। इसको फाउंड करने वाले इंसान का नाम क्या था, स्वामी दयानंदा सरस्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेके एसएसबी ने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको वन लाइनर फॉर्म में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पेयर फॉर्म में स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे इन 1875, पहला पॉइंट। लेटर द हेडक्वार्टर मूव टू लाहौर, बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में मूव किया गया था। इट वाज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। लुक्ड बैक टू एंशिएंट टाइम्स, इसमें ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, एंशिएंट टाइम पे, बट नॉट कंजर्वेटिव इन आइडियाज़। बट लेकिन ये कंजर्वेटिव इन आइडियाज़ नहीं है, इट वांटेड टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। जो हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती जी है ना, ये चाहते थे रिफॉर्म करना हिंदू सोसाइटी को, किसका यूज़ करके, वैदिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करके। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनका रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट, और ये प्रमोटेड करना चाहते थे इंडियन कल्चर एंड प्राइड को। तो आप क्या याद रखेंगे आर्य समाज मूवमेंट के बारे में कि फाउंडेड किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में 1875 में, बॉम्बे में इन 1875, बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में भी मूव हुआ था। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि इनका जो रिएक्शन था ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट था। ठीक है, ये प्रमोट करना चाहते थे इंडियन कल्चर एंड प्राइड को। ठीक है, और ये हमारे पास रिफॉर्म्स लाना चाहते थे हिंदू सोसाइटी में, किसका यूज़ करके, वैदिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करके। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। देखिए इनका जो मोटो था ना, यहाँ पे आप मोटो इनका नोट कर लेना। मोटो इनका था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, ये पूछा जाता है, गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर द इंडियंस, एंड इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, ये हमारे पास मोटो किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, अब कोर बिलीफ की बात करें, प्रिंसिपल्स क्या थे आर्य समाज के। देखिए इनके जो कोर बिलीफ हैं, इनमें सबसे पहले कहा जाता है गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, कि गॉड जो है ये सोर्स है सभी ट्रू नॉलेज का, पहला पॉइंट। ओनली वन गॉड, इटर्नल, क्रिएटर, ऑल पावरफुल, फॉर्मलेस, नो आइडियल वर्शिप, के ओनली एक गॉड है। इटर्नल के केस में बात करें, क्रिएटर, जितनी भी ताकत है, फॉर्मलेस, तो इसमें कोई भी आइडियल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, ओनली वन गॉड होना चाहिए। ठीक है, वेदास आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, और इनका कहना था कि जो वेदास हैं ये अल्टीमेट सोर्स हैं किसका, ट्रू नॉलेज का। ऑलवेज एक्सेप्ट ट्रूथ एंड रिजेक्ट फॉल्सहुड, और इनका कहना था कि हमेशा किसको एक्सेप्ट किया जाए, सच्चाई को,
और यहाँ पे रिजेक्ट किया जाए फाल्सहुड को, फॉलो किया जाए धर्मा को, यानी एक्ट विद मोरल सेंस। किसके साथ काम किया जाए? मॉरल सेंस के साथ काम किया जाए। नोइंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि गलत से सही क्या है इस चीज़ का हर एक को पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ का हर एक को पता होना चाहिए। और इन्होंने प्रमोट किया वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड को, यानी फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। तो इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया? वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड को, फिजिकली भी, सोशली भी एंड स्पिरिचुअली भी। अब एक और बिलीफ था कि ट्रीट किया जाए हर एक के साथ लव एंड फेयरनेस के साथ, रिमूव किया जाए इग्नोरेंस को एंड स्प्रेड किया जाए नॉलेज को। जितनी भी जहालत है यानी मतलब इसको दूर किया जाए, इग्नोरेंस को दूर किया जाए, रिमूव किया जाए एंड स्प्रेड किया जाए नॉलेज को। हेल्प अदर राइज नॉट ट्रू प्रोग्रेसिव सोसाइटीज लेफ्ट बिहाइंड, कि मतलब सोसाइटी में हर एक को साथ लेके चलना है। ठीक है, ताकि एक ट्रू प्रोग्रेस देखने को मिले। ठीक है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये भी इनका बिलीफ था। पुट द गुड ऑफ सोसाइटी अबव पर्सनल इंटरेस्ट, और पर्सनल इंटरेस्ट से सोसाइटी को पहले लेना है। ठीक है, पुट द गुड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचना है, उसके बारे में अच्छे काम करने हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बजाय। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इनके बिलीव्स में देखने को मिलती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। वेदास आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। ठीक है, ऑलवेज एक्सेप्ट ट्रूथ एंड रिजेक्ट फॉल्सहुड, क्योंकि ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से एक कोर बिलीफ कौन सा नहीं माना जाता या फिर कौन सा है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद तो करने पड़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब दिया गया है कि मेजर कंट्रीब्यूशन एंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टेड किया गया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल फर्स्ट इन लाहौर 1886। कि हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूशन और रिफॉर्म्स क्या क्या रहे आर्य समाज में अगर हम बात करते हैं, शुरू किया जाता है दयानंद एंग्लो वैदिक देव स्कूल्स, जो फर्स्ट कहाँ पे होता है? लाहौर में 1886 में। इसमें मिक्स किया जाता है वैदिक नॉलेज को विद वेस्टर्न एजुकेशन के साथ, और प्रमोटेड किया जाता है मॉडर्न साइंस, रीजनिंग एंड नेशनलिज्म को। याद रखना, इन चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। फिर स्टार्टेड किया जाता है शुद्धि मूवमेंट को, शुद्धि मीन्स प्योरिफिकेशन मूवमेंट को। इसका एम था रिकन्वर्ट करना लोगों को हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं या क्रिश्चियनिटी में, बैक टू हिंदुज़म, कि इनको कन्वर्ट करके दोबारा से हिंदुज़म में लाया जाए। ठीक है, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है या फिर क्रिश्चियनिटी को। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूशन और रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो यहाँ पे दयानंद एंग्लो वैदिक देव स्कूल स्टार्ट किया जाता है जो लाहौर में 1886 में। तो इसमें मिक्स्ड वैदिक नॉलेज विद वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पे मॉडर्न साइंस, रीजनिंग एंड नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है। शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की जाती है प्योरिफिकेशन के लिए, कि रिकन्वर्ट किया जाए लोगों को जिन्होंने इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया है, कि बैक हिंदुज़म में उनको लाया जाए। ये कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे आफ्टर दयानंद सरस्वती जी? देखें, लाला हंसराज, इन्होंने फाउंड किया था देव स्कूल को, वेरी इंपॉर्टेंट। लाला हंसराज की बात करें, फाउंडेड देव स्कूल। पंडित गुरुदत्त की बात करें, एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। फिर यहीं पे लाला लाजपत राय आते हैं, फ्रीडम फाइटर थे आप सब जानते हैं, एंड आर्य समाज के सपोर्टर भी थे। फिर यहीं पे स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने लेड किया था शुद्धि मूवमेंट को, यानी प्योरिफिकेशन मूवमेंट को, और प्रमोटेड किया इक्वालिटी एंड एजुकेशन को। जो लीडर्स मैंने आपको बताएं ये भी आप नोट कर सकते हैं आफ्टर दयानंद सरस्वती जी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ पे फोकस करना, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखें। सत्यारथ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लाइट ऑफ ट्रूथ। इसका मीनिंग क्या है? लाइट ऑफ ट्रूथ कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सत्यारथ प्रकाश जो लाइट ऑफ ट्रूथ है ये किसने लिखी है? तो याद रखना, रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने आइडियाज़ को, एक्सप्लेन हिज आइडियाज़ ऑफ ट्रू रिलीजन। किस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया? आइडियाज़ ऑफ ट्रू रिलीजन को, रिजेक्टेड किया सुपरस्टिशन को, आइडल वर्शिप एंड सोशल इवल्स को। तो ये चीज़ें हमारे पास सत्यारथ प्रकाश में देखने को मिलती हैं, जो लाइट ऑफ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ आर्य समाज की बात करें तो गेव सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया एंड प्राइड टू हिंदूज। दूसरा, चैलेंज द आइडिया ऑफ वाइट वेस्टर्न सुपीरियरिटी, सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन फॉर गर्ल्स अगर हम बात करते हैं इसको सपोर्ट किया। अपोजिशन टू चाइल्ड मैरिज की अपोजिशन की, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रमोशन किया, विडो रीमैरिज का। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं आर्य समाज में। ये इंपैक्ट हमारे पास आर्य समाज की मूवमेंट से देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, चैलेंज द आइडिया ऑफ वाइट वेस्टर्न सुपीरियरिटी, सपोर्ट करना सोशल रिफॉर्म्स लाइक एजुकेशन फॉर गर्ल, करना चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, और प्रमोट करना विडो रीमैरिज को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विद रेफरेंस टू आर्य समाज मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे इन 1875। द आर्य समाज promoted idol worship and religious rituals based on the Puranas. The movement supported social reforms like widow remarriage and female education. The Shuddhi movement was started by the Arya Samaj to reconvert non-Hindus to Hinduism. Which of the statement given above is correct? बताएं।
आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। देखें 1 लाइनर क्वेश्चन तो आपके इजी निकल जाएंगे हमारे वीडियो सेशन से। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए हम हर एक टॉपिक पे एंड पे एक MCQ रख रहे हैं। तो ये पढ़ाने का जो तरीका ये आपके काम आएगा। बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे 1875, बिल्कुल ठीक है। द मूवमेंट सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स लाइक विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन, बिल्कुल सही है। शुड द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द आर्य समाज टू रिकन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुज्म, ये भी सही है। दूसरे वाला स्टेटमेंट गलत था, अब देखें क्यों, हमने अभी भी डिस्कस किया था। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1875, बिल्कुल सही है। गलत दूसरा क्यों है, आर्य समाज वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड रिजेक्टेड पुरानिक रिचुअल्स है यहाँ पे, ठीक है। इट अप हेल्ड वैदिक टीचिंग ओनली, तो इसीलिए हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड जो है क्वेश्चन में गलत दिया गया था। ये किसको अप हेल्ड करता है, वैदिक टीचिंग को ओनली। फिर यहीं पे इट सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स लाइक विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ कास्ट, ये बिल्कुल सही है। और शुड द मूवमेंट एम टू रिकन्वर्ट पीपल हु हैड लेफ्ट हिंदुज्म, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे आर्य समाज के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास आर्य समाज का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो भी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो JKSSB जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल जितने भी हमने यूट्यूब पे सेशन लिए ना, प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, साथ ही साथ आपको 12 फुल लेंथ OMR टेस्ट मिलेंगे, 12 फुल लेंथ OMR टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। हमने आपके ऑलरेडी 10 फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। अब आपके 2 और टेस्ट लेने हैं जो JKSSB का लेटेस्ट पैटर्न है इस पे बेस्ड, ठीक है। तो 12 फुल लेंथ टेस्ट भी कवर होंगे और इसमें आपके प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से कवर हो जाएंगे। फी आपको सिर्फ 339 पड़ेगी। इसमें आपको पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन मिलेगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अगर आप में से कोई JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको भी स्टडी मटेरियल, वीडियोज़, लेक्चर कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है, ये भी मिल जाएगा। और साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज जो है सेक्शनल टेस्ट आपके टॉपिक वाइज जितना भी हमने आपको पढ़ा लिया है फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी फ़ी अगर आज आप ज्वाइन करोगे तो आपको पड़ेगी 549, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है, अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। कंस्टेबल की क्लासेस भी अब स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली बेसिस पे आपको वीडियोज़, लेक्चर, साथ साथ PDFs वगैरह मिलते रहते हैं। आपके टेस्ट भी लेंगे। लास्ट टाइम भी हमने आपके 5 से 7 फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज से देखने को मिले थे, यूट्यूब सेशन से देखने को मिले थे। काफ़ी सारे एस्पायरेंट को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था, काफ़ी सारे बच्चों की सिलेक्शन भी हुई है। अगर आप में से कोई एस्पायरेंट हमसे मिलकर तैयारी करना चाहे तो इसका भी कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। PDFs, टेस्ट सीरीज भी आपके कवर होंगे, वीडियोज़, लेक्चर भी कवर होंगे। आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको फ़ी पड़ेगी 549, ठीक है। बाद में ये फ़ी इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास दिया गया 4th नंबर पे रामाकृष्णा मूवमेंट, ठीक है। जब हम बात करते हैं रामाकृष्णा मूवमेंट की, जिसे आप रामाकृष्णा मिशन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, रामाकृष्णा मिशन के नाम से भी जानते हैं प्यारे दोस्तों। रामाकृष्णा परमहंसा द स्पिरिचुअल फाउंडेशन। अब देखें ये क्या है। अगर हम बात करते हैं रामाकृष्णा परमहंसा के बारे में, ये एक मैस्टिक सेंट थे जिनने फॉलोड किया ट्रेडिशनल पाथ ऑफ रिनंसिएशन, मेडिटेशन एंड डिवोशन। किसकी बात कर रहा हूँ, रामाकृष्णा परमहंसा के बारे में। ये क्या थे, एक मैस्टिक सेंट थे जिनने फॉलोड किसको किया था, ट्रेडिशनल पाथ ऑफ रिनंसिएशन को, मेडिटेशन एंड डिवोशन को। और इनने बिलीव्ड किया किसमें, बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स, के सारे रिलीजन्स एक है। डिफरेंट पाथ्स लीड टू द सेम गॉड। हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हैं, रास्ते हैं, ये सेम गॉड की तरफ ले जाते हैं। ये किसका कहना था, रामाकृष्णा परमहंसा का कहना था। अब यहाँ पे होता क्या है, इन्होंने सिखाया दैट सर्विंग मैनकाइंड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, के मैनकाइंड को सर्व करना, ठीक है ना, ये क्या माना जाता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप माना जाता है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप यानी सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, कि अगर आप सर्विस किसके लिए देते हो, मैन के लिए देते हो, मैन काइंड के लिए, तो ये सर्विस गॉड के कंटेक्स्ट में मानी जाती है। हिज टीचिंग बिकेम द स्पिरिचुअल बेस ऑफ द रामाकृष्णा मूवमेंट। और इनकी जो टीचिंग थी ये बनी स्पिरिचुअल बेस किसका, रामाकृष्णा मूवमेंट का। किसकी हमने बात करी यहाँ पे, रामाकृष्णा परमहंसा के बारे में, ठीक है। जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन शुरू होती है ना रामाकृष्णा मूवमेंट की, वो इनके द्वारा शुरू की जाती है। अब यहीं पे स्वामी विवेकानंदा एंड द रामाकृष्णा मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्वामी विवेकानंदा, इनके बारे में एक चीज़ नोट करना, इनका अर्लियर नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, नोट कर लेना, नरेंद्र नाथ दत्ता इनका अर्लियर नेम था। होता क्या है, ये हमारे पास मोस्ट डिवोटेड डिसाइपल माने जाते हैं
रामाकृष्णा मूवमेंट के, यानी कि रामाकृष्णा मिशन के। और इन्होंने ही रामाकृष्णा मिशन को 1897 में फाउंड किया था। अगर रामाकृष्णा मिशन की बात की जाए ना कि इसको किसने फाउंड किया 1897 में, तो आपका आंसर होना चाहिए विवेकानंदा। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा। इनका मोटो क्या था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटो पूछा जाता है। ठीक है, मोटो था इनका आत्मानो मोक्षरथम जगत हिताया छा, फॉर वन ओन सेल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मीनिंग ये निकलता है, तो याद रखना इनका मोटो क्या था, आत्मानो मोक्षरथम जगत हिताया छा, फॉर वन ओन सेल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। और इनका फोकस था ह्यूमैनिटेरियन सर्विस एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे। ये पॉइंट आप नोट करेंगे स्वामी विवेकानंदा के बारे में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या थे रामाकृष्णा मूवमेंट के, सबसे पहला टू बिल्ड ए मोनेस्टिक ऑर्डर ऑफ मैन डिवोटेड टू रिनंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, कि हमारे पास बनाया जाएगा क्या एक मोनेस्टिक ऑर्डर। ठीक है, किसका, मैन डिवोटेड का, जिसमें रिनंसिएशन होगी एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलेगी। ये जो मॉन्क्स होंगे ये स्प्रेड करेंगे यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता को। किसको, ये हमारे पास वेदांता के मैसेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाएंगे। फिर टू वर्क विद ले फॉलोअर्स यानी नॉन मॉन्क्स टू डू, कि हमारे पास काम किया जाएगा ले फॉलोअर्स के साथ यानी नॉन मॉन्क्स के साथ। चैरिटी के केस में, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म के केस में सर्व किया जाएगा सभी लोगों को इक्वली रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर। ठीक है, एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस चीज़ के लिए इनका काम था, वर्क करना था ले फॉलोअर्स के साथ, नॉन मॉन्क्स के साथ, चैरिटी के काम किए जाए, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स लाए जाएं, सर्व किया जाए लोगों को इक्वली रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड या फिर जेंडर के केस में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव ऑफ रामाकृष्णा मूवमेंट के बारे में। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मूवमेंट, रामाकृष्णा मिशन बिकेम ए लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशनल वर्क। स्कूल कॉलेजेस में ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन बना। मेडिकल एड की अगर हम बात करते हैं, मेडिकल हेल्प में हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज में इसका एक अहम रोल रहा। रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोई फ्लड आ जाता है आज को एक फेमेंस, तो यहाँ पे इनका एक अहम रोल देखने को मिला। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंदा के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंदा रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो 1893। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंदा ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 1893 में। ही गेंड वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट फॉर इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और यहीं पे इन्होंने क्या किया, गेंड किया वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट को इंडियन स्पिरिचुअलिटी के लिए और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। फिर यहीं पे दिया गया है कोर टीचिंग ऑफ विवेकानंदा, कि हमारे पास कोर टीचिंग क्या है विवेकानंदा की। एक तो जीवा इज शिवा यानी एवरी लिविंग बीइंग इज ए फॉर्म ऑफ गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवा इज शिवा, ये कोर टीचिंग है विवेकानंदा की, कि हर एक लिविंग बीइंग जो है ये फॉर्म है गॉड की। और सर्विंग द पोर इज ट्रू रिलीजन नॉट जस्ट रिचुअल, के गरीब लोगों को सर्व करना, ठीक है, ये ट्रू रिलीजन माना जाता है, ना कि ये एक रिचुअल माना जाता है। फिर लाइफ इट सेल्फ इज ए रिलीजन, और जिस जिंदगी खुद है ये भी क्या एक रिलीजन है। एवरी एक्शन कैन बी स्पिरिचुअल व्हेन डन विद डिवोशन, के कोई भी ऐसा काम जो डिवोशन के साथ किया जाएगा ये हमारे पास स्पिरिचुअल माना जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू सर्व ह्यूमैनिटी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज जो है किस लिए होना चाहिए, सर्व करने के लिए ह्यूमैनिटी को। एम्फेसाइज रिलीजियस हार्मोनी, सोशल सर्विस एंड नेशनल प्राइड, और इसमें किस चीज़ का एम्फेसाइज होना चाहिए, रिलीजियस हार्मोनी का, सोशल सर्विस का एंड नेशनल प्राइड का। ये हमारे पास कोर टीचिंग मानी जाती है विवेकानंदा की। जीवा इज शिवा, एवरी लिविंग बीइंग इज ए फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है, लाइफ इट सेल्फ इज ए रिलीजन। ये कुछ पॉइंट आप इनके बारे में नोट कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो नेशनल यूथ डे है ना, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल यूथ डे जनवरी 12 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो विवेकानंदा के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इनके बारे में एक चीज़ और पूछी जाती है कि इन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे। एक तो आप नोट करेंगे प्रबुद्धा भारत, प्रबुद्धा भारत, ये पूछा जाता है। प्रबुद्धा भारत की बात करें इंग्लिश में, ये इंग्लिश में था प्रबुद्धा भारत, और दूसरा उद्बोधना बंगाली में था, ठीक है। इन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे, एक प्रबुद्धा भारत इंग्लिश में और दूसरा उद्बोधना बंगाली में। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक आप प्रबुद्धा भारत याद रखेंगे, प्रबुद्धा भारत, और दूसरा मैंने क्या बताया, उद्बोधना। उद्बोधना जो था ये बंगाली में था और प्रबुद्धा भारत जो था ये इंग्लिश में था। इतना आप नोट कर लेना, ठीक है। जो हमने यहाँ पे सीखा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। विद रेफरेंस टू द रामाकृष्ण मिशन एंड इट्स फिलॉसफी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रामाकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा इन 1897। पहला स्टेटमेंट, द मिशन फोकस्ड ओनली ऑन रिलीजियस प्रीचिंग एंड अवॉइडेड सोशल वर्क। Swami Vivekananda believed that service to living being is service to God. Ramakrishna Paramhansa emphasized the unity of all religions and spiritual paths.
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, सेकंड एंड फोर ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली। फर्स्ट ठीक है, रामाकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा इन 1897, बिल्कुल सही है। इट मीन स्वामी विवेकानंदा बिलीव दैट सर्विस टू लिविंग बीइंग इज टू सर्विस टू गॉड, ये भी सही है। और फोर्थ वन, रामाकृष्ण परमहंसा एम्फिसाइज द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड स्पिरिचुअल पाथ्स। तो यहाँ पे गलत क्या है? सेकंड स्टेटमेंट, द मिशन फोकस्ड ओनली ऑन रिलीजियस प्रीचिंग एंड अवॉइडेड सोशल वर्क, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? द मिशन वाज डीपली इन्वॉल्वड इन सोशल सर्विस इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर रिलीफ। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया ये गलत है। तो स्वामी विवेकानंदा ने ही फाउंड किया था रामाकृष्ण मिशन को 1897 में। विवेकानंदा सेड सर्विस टू जीवा इज सर्विस टू शिवा, यानी सर्व ह्यूमैनिटी एज गॉड। और रामाकृष्ण बिलीव्ड दैट ऑल रिलीजन्स लीड टू द सेम ट्रूथ एंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे रामाकृष्ण मिशन के बारे में डिस्कस की है, तो आपको याद रखना है। और खास करके ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, इसी दिन विवेकानंदा का बर्थडे होता है, तो इनकी याद में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। और हमने देखा कि 2 पेपर इनने पब्लिश किए थे, एक प्रबुद्ध भारत इन इंग्लिश और दूसरा उद्बोधना। ठीक है, उद्बोधना जो था ये हमारे पास याद रखना बंगाली में था। किस में था? बंगाली में। इतना आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या था? दूसरा था प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। ठीक है, ये हमारे पास किस में था? ये हमारे पास याद रखना इंग्लिश में था। क्लियर? आगे बात करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास 5th नंबर पे यंग बंगाल मूवमेंट। JKSSB ने इससे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट से स्टार्ट की जाती है, याद रखना, ड्यूरिंग द लेट 1820 या फिर 1830s की अगर हम बात करते हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे। और इसको लेड किसने किया था? हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो ने किया था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लेड किसने किया था। ठीक है, इसको फाउंड किसने किया था? तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहे होंगे। इनका नाम है हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। ये एक यंग एंग्लो इंडियन टीचर थे हिंदू कॉलेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या थे? एक यंग एंग्लो इंडियन टीचर थे हिंदू कॉलेज में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फॉलोवर्स वर कॉल्ड डिरोजियंस। इसके जो फॉलोवर्स थे ना यंग बंगाल मूवमेंट के, ये डिरोजियंस के नाम से जाने जाते, नेम्ड आफ्टर देयर मेंटोर डिरोजियो। ठीक है, और इनका नाम जो डिरोजियंस पड़ा ये इनके मेंटर डिरोजियो से पड़ा। हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि यंग बंगाल मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इसको फाउंड किसने किया था? तो आप याद रखेंगे हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और ये लगभग ना 1809 से लेकर 1831 के बीच में ये फाउंड किया गया था। इसको प्रमोटेड किया गया, रेडिकल आइडियाज़ को प्रमोट किया गया, इनकरेज किया गया डिबेट को एंड डिस्कशन को, फिलासफी पे, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस एंड लाइबर्टी पे। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसमें प्रमोटेड किया गया रेडिकल आइडियाज़ को, यानी कि इनकरेज किया जा सके डिबेट डिस्कशन जो फिलासफी पे होंगी, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस एंड लाइबर्टी के रिलेटेड। फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789। ये इन्फ्लुएंस किससे हुए? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, जो कब हुई थी? 1789 में। ठीक है ना। स्पोर्टेड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसमें हमारे पास सपोर्ट किया गया किस चीज़ को? लिबर्टी को, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को। आल्सो एडमायर्ड लिबरल आइडियाज़ ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पे ये एडमायर हुए जो लिबरल आइडियाज़ थे ब्रिटेन के भी। ठीक है, इन चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टूड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या किया गया? एडवोकेटेड वुमेन्स एजुकेशन। एडवोकेट किया गया वुमेन एजुकेशन को, फ्रीडम ऑफ थॉट को, ठीक है, रेशनलिज्म को, यानी लॉजिक बेस्ड थिंकिंग को। ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। और सेटअप किया गया एकेडमिक एसोसिएशन 1828 में। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म था स्टूडेंट के लिए कि डिस्कस कर सके मॉडर्न नॉलेज एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ को। तो इसके लिए एक एकेडमिक एसोसिएशन 1828 में सेटअप किया गया था। कब? 1828 में एक एकेडमिक एसोसिएशन सेटअप किया जाता है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता था स्टूडेंट्स के लिए कि वो डिस्कस कर सकेंगे मॉडर्न नॉलेज और रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ को। तो यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में आपने नाम जरूर याद रखना है, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। ठीक है, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार आ चुका है। इनके बारे में एक पॉइंट जरूर नोट कर लेना। कहा जाता है कि ये फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया माने जाते हैं। क्या? फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी एक फेमस पोएम है, उसका नाम है टू इंडिया। नोट कर लेना, टू इंडिया पूछा जा सकता है। टू इंडिया माई नेटिव लैंड, माई नेटिव लैंड, माई नेटिव लैंड। ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको नोट करना है कि इनकी एक फेमस पोएम है जिसका नाम था टू इंडिया माई नेटिव लैंड। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ पे क्रिटिसाइज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड कास्ट सिस्टम। यहाँ पे अपोज किया जाता है ब्लाइंड रिचुअल्स को, आइडल वर्शिप को एंड सोशल इनइक्वालिटी को। ये चीज़ें इसमें क्रिटिसाइज की जाती हैं यंग बंगाल मूवमेंट में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और यहाँ पे दिया गया है वाई द मूवमेंट फेल्ड। ये मूवमेंट फेल्ड क्यों हुई? आइडियाज वाज टू रेडिकल फॉर द टाइम।
आइडियाज़ क्या थे, टू रेडिकल थे, यानी सोसाइटी वाज नॉट रेडी फॉर सडन चेंज, सोसाइटी जो थी ये रेडी नहीं थी सडन चेंज के लिए एट दैट टाइम, दैट्स वाई द मूवमेंट फेल्ड। और यहाँ पे नो मास स्पोर्ट, कोई भी मास स्पोर्ट नहीं देखने को मिला। डिरोजियंस रिमेंड कन्फाइंड टू द एजुकेटेड इलाइट, पेजेंट्स एंड कॉमन पीपल वर अनटच्ड, मतलब इसमें तो वही लोग थे जो इनके साथ शामिल हुए जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जो किसान वगैरह थे या कॉमन पीपल थे वो इस चीज़ से अनटच थे, दूर थे। लैक्ड प्रैक्टिकल वर्क, और प्रैक्टिकल वर्क में भी यहाँ पे लैकनेस देखने को मिलती है। देयर रिफॉर्मिज्म रिमेंड थ्योरेटिकल एंड बुकिश, और इनका जो रिफॉर्मिज्म था ये थ्योरेटिकल बेस्ड और बुकिश टाइप का था। और यहाँ पे लेगेसी की बात करें, कंटिन्यू रखा राजा राम मोहन राय के ट्रेडिशन को, प्रमोटेड किया फ्री थॉट को, रेशनलिज्म को एंड पब्लिक एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे। तो ये लेगेसी की बात की जाती है। दो शॉर्ट लाइव्ड इट प्लांटेड द सीड फॉर फ्यूचर रिफॉर्म मूवमेंट्स इन बंगाल एंड इंडिया, हालांकि ये शॉर्ट टाइम तक तो रहा, लेकिन इसने क्या किया, एक बीज बोने का काम किया फ्यूचर रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए। अगर हम बंगाल की बात करते हैं या अदर पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में ये सारे के सारे पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। अब यहाँ पे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू द यंग बंगाल मूवमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ना सही आंसर चूज करना है। इट वॉज लेड बाई हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ए टीचर एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ठीक है। द डिरोजियंस एडवोकेटेड रेडिकल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग वुमेन एजुकेशन एंड कास्ट एवोल्यूशन। फिर दिया गया कि जो मूवमेंट है इसने गेंड किया वाइड स्प्रेड सपोर्ट अमंग पीजेंट एंड रूरल सोसाइटी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। सिंपल है, अभी मैंने आपको हर एक चीज बता दी, क्या आंसर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। इट वाज लेड बाय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ए टीचर एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता। डिरोजियंस एडवोकेटेड रेडिकल रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही है, इंक्लूडिंग वुमेन एजुकेशन एंड कास्ट एवोल्यूशन। तीसरा गलत है, यहाँ पे वाइड स्प्रेड सपोर्ट नहीं मिला था पीजेंट एंड रूरल सोसाइटी थे, ये ऑलमोस्ट अनटच थे, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा डिरोजियो लेड द मूवमेंट एट हिंदू कॉलेज, दूसरा स्टेटमेंट डिरोजियंस सपोर्टेड रेडिकल रिफॉर्म्स लाइक वुमेन्स एजुकेशन, तीसरा मूवमेंट फेल टू रीच द मास अगेन पीजेंट सपोर्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ही इसका गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। फिर यहीं पे हमारे पास दिया गया 6 नंबर पे धर्मा सभा, ठीक है। धर्मा सभा भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं धर्मा सभा के बारे में, ये फाउंडेड किया गया था 1830 को। कब, 1830 को हमारे पास धर्मा सभा को यहाँ पे फाउंड किया जाता है कलकत्ता में बाई राधाकांत देव के द्वारा। याद रखना किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा 1830 में हमारे पास धर्मा सभा को कलकत्ता में फाउंड किया जाता है। पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेड टू अपोज, ये किस लिए बनाया गया था, अपोज करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स को। जितने भी सोशल रिफॉर्म्स लाए गए थे ना, इनको अपोज करने के लिए, स्पेशली द एवोल्यूशन ऑफ सती, खास करके जो एवोल्यूशन ऑफ सती लाया गया था ना, इसके लिए हमारे पास इसको अपोज करने के लिए धर्मा सभा लाया गया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पास सोशल रिफॉर्म्स को अपोज करने के लिए कौन सी मूवमेंट चलाई गई, धर्मा सभा, खास करके किसको, एवोल्यूशन ऑफ सती के लिए। और यहीं पे याद रखना, इट वाज अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट थी, रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय के अगेंस्ट थी। किसके अगेंस्ट, ऐसे रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय जी की बात करें, इनके अगेंस्ट लाई गई, एंड हेनरी डिरोजियो के अगेंस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहीं पे दिया गया वांटेड टू प्रोटेक्ट ओल्ड हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इसमें यह चीज़ देखने को मिली कि जितने भी हमारे पास ओल्ड हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और रिप्रेजेंटेड द कंजर्वेटिव यानी ओल्ड थिंकिंग साइड ऑफ इंडियन सोसाइटी। और किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सके, कंजर्वेटिव यानी ओल्ड थिंकिंग जो हमारे पास साइड है इंडियन सोसाइटी की, इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये क्यों लाया गया था, अपोज करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स को, स्पेशली एवोल्यूशन ऑफ सती। किसके अगेंस्ट था, राजा राममोहन राय के और हेनरी डिरोजियो के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। और इसमें रिप्रेजेंट किया गया था कंजर्वेटिव यानी ओल्ड थिंकिंग साइड ऑफ इंडियन सोसाइटी को, कि ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ओल्ड हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहीं पे ना 7th नंबर पे दिया गया है गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। क्या दिया गया, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। इनके बारे में आप क्या याद रखेंगे, इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था लोकहितवादी को, ठीक है। स्टार्टेड राइटिंग इन 1848, इन्होंने जो राइटिंग है ये लिखना स्टार्ट की 1848 में। किस में, इन द प्रभाकर वीकली न्यूज़पेपर। याद रखना ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था प्रभाकर। तो यहाँ से इन्होंने अपनी राइटिंग को लिखना स्टार्ट किया। रोट अंडर द पेन नेम लोकहितवादी, पेन नेम इन्होंने क्या रखा, लोकहितवादी। मीनिंग क्या है, वन हु वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग है एक ऐसा इंसान जो काम करे पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसी को कहा जाता है लोकहितवादी। होता क्या है, लोकहितवादी का मेन फोकस क्या था, अगर हम बात करते हैं
प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र, प्रमोट करना था सोशल रिफॉर्म्स को महाराष्ट्र में, अपोज्ड करना था चाइल्ड मैरिज को, क्रिटिसाइज करना था डोवरी सिस्टम को, सपोर्टेड करना था विडो रीमैरिज को। फोकस था इनका, जिसमें प्रोमोटेड किया गया सोशल रिफॉर्म्स महाराष्ट्र में, जिसमें अपोज किया गया चाइल्ड मैरिज, क्रिटिसाइज किया गया डोवरी सिस्टम को और सपोर्टेड किया गया विडो रीमैरिज को। यह जरूर याद रखना कि लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख। हिज राइटिंग एम टू एजुकेट पीपल, इनकी जो राइटिंग थी इसका एम था लोगों को एजुकेट करना, चेंज करना कंजर्वेटिव थिंकिंग को यानी ओल्ड थिंकिंग को, प्लेड करना एक की रोल इन अवेकनिंग सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पावरफुल आर्टिकल्स। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है लोकहितवादी के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, याद रखना एज ए वोटेरी ऑफ नेशनल सेल्फ रिलायंस, इन्होंने ना हमारे पास जो दिल्ली दरबार हुआ था 1877 का, इसको इन्होंने अटेंड किया था। और यहाँ किस चीज़ को वेयरिंग किया था, इन्होंने यहाँ पे हैंडस्पून खादी क्लॉथ को वेयरिंग किया था, इसलिए जाने जाते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख के बारे में आप ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। एक तो इनको लोकहितवादी कहा जाता है, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। लोकहितवादी का मीनिंग है वन हु वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो इन्होंने जो राइटिंग अपनी स्टार्ट की 1848 में, ये प्रभाकर वीकली न्यूज़पेपर था, इसमें हमारे पास इन्होंने स्टार्ट की और इनका मेन फोकस था अपोज करना चाइल्ड मैरिज, क्रिटिसाइज करना डोगरी सिस्टम और सपोर्ट करना विडो रीमैरिज को। क्लियर, आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वेदा समाज। याद रखना वेदा समाज 1864 मद्रास, याद रखना जो आज किस नाम से जाना जाता है, चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस्टेब्लिश किया जाता है वेदा समाज को 1864 में मद्रास चेन्नई में। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कहाँ पे, मद्रास चेन्नई में। याद रखना 1864 में। याद रखना ये जो मूवमेंट थी ये इंस्पायर्ड हुई बाय द आइडियल्स ऑफ द ब्राह्मण समाज, जो फाउंड की थी राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है। अब फाउंडर की बात करें, याद रखना फाउंडर के श्रीधरालु नायडू, जो फाउंडर माने जाते हैं ना इसके, के श्रीधरालु नायडू माने जाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ केशव चंद्रा सेन। किसकी गाइडेंस में, केशव चंद्रा सेन की गाइडेंस में जो इसके फाउंडर माने जाते हैं श्रीधरालु नायडू जाने जाते हैं। लिए स्टार्टेड एज ए ब्रांच ऑफ ब्राह्मण समाज, शुरू में तो ये एक एज अ ब्रांच ऑफ ब्राह्मण समाज के तौर पे शुरू किया गया था, ठीक है। फिर रीनेम्ड किया गया एज ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ इंडिया इन 1871। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि इसको रीनेम दिया गया ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ इंडिया का, कब, याद रखना 1871 में। और फाउंडर कौन है, के श्रीधरालु नायडू। किसकी गाइडेंस में, अंडर द गाइडेंस ऑफ केशव चंद्रा सेन। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। इसके की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस, पहला। प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज, दूसरा। एडवोकेसी फॉर वुमेन एजुकेशन, तीसरा। प्रमोशन ऑफ रेशनल थिंकिंग इन रिलीजन। ये हमारे पास की ऑब्जेक्टिव्स माने जाते हैं, याद रख लेना वेदा समाज के बारे में, ठीक है। एवोल्यूशन होना चाहिए कास्ट डिस्टिंक्शंस का और प्रमोशन होना चाहिए विडो रीमैरिज का। ये कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे। वेदा समाज के बारे में फाउंडर जरूर याद रखना, और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, मद्रास चेन्नई में 1864 में। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू द वेदा समाज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864 इंस्पायर्ड बाय द ब्राह्मण समाज। केशव चंद्रा सेन वाज इट्स डायरेक्ट फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट। वेदा समाज एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। इट लेटर केम टू बी नोन एज ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। देखिए 4 स्टेटमेंट से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, 1 लाइनर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप इसको एक क्वेश्चन मत समझो। जैसे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 24 क्वेश्चन हमारे पास कवर हो चुके हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली, सेकंड एंड फोर ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। देखिए स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली। अब फर्स्ट क्यों सही है, देखे इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864 इंस्पायर्ड बाय ब्राह्मण समाज, पहला ठीक। दूसरा गलत क्यों है, केशव चंद्रा सेन गाइडेड द फाउंडर, ठीक है। के श्रीधरालु नायडू जो है ये एक्चुअल फाउंडर है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और ट्रू, तीसरा स्टेटमेंट ट्रू इसलिए है कि इट्स सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। और फोर्थ इसलिए ट्रू है कि ये ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ इंडिया 1871 में बना था। तो यही पॉइंट तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। जब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में, फाउंडेड बाय एमजी रनाडे एंड रघुनाथ राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फाउंड किसने किया था, एमजी रनाडे ने एंड रघुनाथ राव ने, ठीक है। इसका जो फर्स्ट सेशन है ना ये हेल्ड हुआ था 1887 में, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। पर्पज़ क्या था इसका, पर्पज़ था प्रमोट करना सोशल रिफॉर्म्स को, इंप्रूविंग करना सोसाइटी को बाय चेंजिंग हार्मफुल कस्टम्स, जितने भी हार्मफुल कस्टम है इनको चेंज करके ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। किसने स्टार्ट किया, याद रखना महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने, जैसे कि आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आईएनसी की जब बात करते हैं तो इन्होंने वर्क किया एज द सोशल विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हेल्ड एनुअल मीटिंग विद इट। बहुत सारी एनुअल मीटिंग भी इनके साथ इन्होंने की है। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इनका लिंक आईएनसी के साथ भी रहा। फिर अगर हम बात करते हैं की फोकस एरिया की, इंटर कास्ट मैरिज, मैरिज बिटवीन डिफरेंट कास्ट,
ये इनका एक फोकस एरिया था। चाइल्ड मैरिज, मैरिज ऑफ यंग चिल्ड्रन डिस्कोरेज के, जो चाइल्ड मैरिज होती है यंग बच्चों की, इसको डिस्कोरेज किया इन्होंने। पॉलीगैमी यानी वन मैन मैरिंग मल्टीपल वुमेन, इस चीज़ को अपोज किया, ठीक है। तो फिर यहीं पे कुलिनिज्म, अब ये क्या होता है देखें, इसका मीनिंग है स्ट्रिक्ट मैरिज विद इन सर्टन हाई कास्ट की, स्ट्रिक्टनेस होती है मैरिज करने के लिए हाई कास्ट के बीच में, इस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो ये फोकस एरिया थे इनके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। फिर प्लेज मूवमेंट की बात करें, इनने इनकरेज किया लोगों को कि वो प्लेज करें यानी फॉर्मली प्रॉमिस करें अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के, कि बच्चों की शादी नहीं करवानी है, ठीक है। इंपैक्ट की बात करें तो स्प्रेड अवेयरनेस नॉलेज अमंग पीपल, इन्होंने स्प्रेड किया अवेयरनेस नॉलेज लोगों के बीच में अबाउट सोशल इश्यूज की अगर हम बात करते हैं। पुश्ड फॉर लीगल रिफॉर्म्स लॉज टू चेंज बैड कस्टम्स, ऐसे लॉज को चेंज किया जाए जिसमें बैड कस्टम्स आते हैं। फिर सपोर्टेड किया मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमारे पास इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताएं। इट वाज फाउंडेड बाय एमजी नाडे एंड रघुनाथ राव। दूसरा, इट वर्कड एज द सोशल रिफॉर्म विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट सपोर्टेड प्रैक्टिस सच एज चाइल्ड मैरिज एंड क्यूलिनिज्म। सिंपल है, थर्ड वाला यहीं से गलत हो गया, पहले दोनों ठीक हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड वाली इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया गया है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। किसने फाउंड किया था, एमजे नाडे और रघुनाथ राव ने 1887 में। दूसरा, लॉन्ग साइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है। तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है, इट अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड क्यूलिनिज्म। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्यूलिनिज्म क्या होता है, स्ट्रिक्ट मैरिज विद इन सर्टन हाई कास्ट, तो इस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जब हम बात करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में, ये फाउंड की थी गोपाल कृष्णा गोखले ने। किसने, गोपाल कृष्णा गोखले ने, याद रख लेना। इन 1905, कहाँ पे, जून 12 1905 पुणे महाराष्ट्र में, याद रखना। 12 जून 1905 में पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्णा गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर लिविंग द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, गोखले जब लेफ्ट करते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, तो इस चीज़ को यहाँ पे ये फाउंड करते हैं। फिर हमारे पास मेन गोल क्या था, टू ट्रेन करना था डेडिकेटेड इंडियंस को, यानी कि कॉल्ड नेशनल मिशनरीज को, फॉर सेल्फलेस सर्विस टू नेशन, कि वो क्या दे, अपनी सेल्फलेस सर्विस दे नेशन को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फोकस एरिया की बात करें, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन, यानी वीकर सेक्शंस को यहाँ पे अपलिफ्ट करना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जब हम सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें किस चीज़ को प्रमोट किया गया, यूनिटी अमंग ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी, ठीक है। पैट्रियोटिज्म थ्रू सर्विस नॉट पॉलिटिक्स, कि पैट्रियोटिज्म जो होगा ये सर्विस के थ्रू दिखाया जाएगा, पॉलिटिक्स के द्वारा नहीं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। की एक्टिविटीज़ की बात करें, यहाँ पे स्कूल्स को चलाया गया, लाइब्रेरीज़ को एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स को स्प्रेड किया गया, अवेयरनेस हेल्थ एजुकेशन एंड राइट्स पे। तो ये हमारे पास सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। के सारे पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में। इसको फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, 12 जून 1905 में पुणे महाराष्ट्र में। अब इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को यहाँ पे लीव किया था। मेन गोल इसका क्या था, ट्रेन करना था डेडिकेटेड इंडियंस को सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या फोकस एरिया थे, क्या क्या चीज़ों को प्रमोट किया गया और की एक्टिविटीज़ क्या थी। क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन द अर्ली 20th century. The society aimed at promoting nationalist politics through electoral participation. It worked towards social reform, education and national service. Which of the statement given above is correct? First and second, first and third, second and third, first, second and third. जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। इट वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन द अर्ली 20th century. इट वर्क टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन एंड नेशनल सर्विस। सेकंड वाला गलत है। अब क्यों गलत है देखें, गोखले फाउंडेड इट इन 1905, ठीक है, और यहीं पे द सोसाइटी अवॉइडेड पॉलिटिक्स, इट फोकस्ड ऑन सोशल सर्विस नॉट इलेक्शन। तभी ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गलत दिया गया था। इसका फोकस सोशल सर्विस पे था, इलेक्शन पे नहीं था। तीसरा भी करेक्ट है क्योंकि इसने काम किया एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पोर के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में। जेके एसएसबी ने कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेवा समिति 1914, फाउंडेड बाय हृदयानाथ कुंजरू। इनका नाम क्या था, हृदयानाथ कुंजरू था, जिन्होंने सेवा समिति को 1914 में फाउंड किया। ये मेंबर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, याद रख लेना। ये किसके मेंबर थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर थे। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1914 रहा है। प्लेस इलाहाबाद, नाव प्रयागराज के नाम से ये जानी जाती है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे सेवा समिति के, टू हेल्प ड्यूरिंग लार्ज गैदरिंग लाइक कुंभ मेला, हेल्प करना लार्ज गैदरिंग में जैसे कि कुंभ मेला होता है। प्रिवेंट करना स्टैम्पेड्स को यानी कि मास पैनिक रश ऑफ पीपल को। इंश्योर करना प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट को। इन चीज़ों पे इन्होंने काम किया। इंप्रूव करना पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन को, इस चीज़ पे इन्होंने काम किया। सेटअप किए मेडिकल कैंप्स। प्रमोट किया क्लीनलीनेस एंड हाइजीन को यानी सैनिटरी हेल्थ प्रैक्टिस को। फिर यहाँ पे इंप्रूव करना था
टू इम्प्रूव इमरजेंसी सर्विसेज ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पब्लिक इवेंट्स, यानी कि कोई डिजास्टर हो जाता है पब्लिक इवेंट्स में तो इस चीज़ के लिए इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ट्रेन करना वॉलंटियर्स को, यानी पीपल हु वर्क विदाउट पे, जो लोग बगैर किसी पेमेंट के काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं उनको रेस्क्यू करने में। ट्रेन करने के लिए यूथ को फॉर सेल्फलेस नेशन सर्विस के लिए, ठीक है ना। प्रमोट किया गया डिसिप्लिन एंड ड्यूटी टू नेशन, के प्रमोट किया गया इसके डिसिप्लिन और ड्यूटी को नेशन के लिए। इंकरेज किया गया सर्विस विदाउट पर्सनल गेन को। तो ये हमारे पास याद रखना मेन ऑब्जेक्टिव थे सेवा समिति के। सेवा समिति ट्रेंड पीपल टू हेल्प अदर्स ड्यूरिंग फेयर्स, हेल्थ क्राइसिस एंड डिजास्टर। सेवा समिति ने क्या किया, लोगों को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया कि कोई भी अगर हेल्थ क्राइसिस हो जाते हैं, डिजास्टर हो जाता है, तो इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। इट वर्क टू सर्व द पब्लिक विद डिसिप्लिन, केयर एंड यूनिटी। इन्होंने काम किया लोगों को सर्व करने के लिए डिसिप्लिन, केयर और यूनिटी के साथ। तो ये चीज़ें हमें सेवा समिति में देखने को मिलती हैं। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विद रेफरेंस टू द सेवा समिति फाउंडेड इन 1914 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन पुणे। पहला पॉइंट आपको ये दिया गया, ठीक है। फिर दिया गया इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑर्गेनाइज सोशल सर्विस ड्यूरिंग लार्ज गैदरिंग लाइक द कुंभ मेला। तीसरा दिया गया इट वाज एसोसिएटेड विद द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या आंसर रहेगा? पहला तो यही से गलत हो गया। हमने अभी देखा कि हरिद्यानाथ कुंजरू ने यहाँ पे इसको फाउंड किया था, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड ओनली। सेवा समिति की बात करें, फाउंडेड बाय हरिद्यानाथ कुंजरू नॉट गोखले। क्लियर? इसीलिए ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पे दूसरा करेक्ट इसलिए है कि इसका एम था असिस्ट करना मैनेजिंग लार्ज गैदरिंग, जैसे कि कुंभ मेला हो गया। कुंजरू की बात करिए, मेंबर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के एंड द समिति वाज इंस्पायर्ड बाय इट्स आइडियल्स, तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी? यहाँ पे हमने बात करी सेवा समिति के बारे में। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेम है इसका राधा स्वामी मूवमेंट। ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में, तो ये फाउंडेड की गई थी 1861 में। कब? 1861 में। किसके द्वारा? भाई शिव दयाल सिंह के द्वारा, आगरा में। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, फाउंडेड की गई थी 1861 में शिव दयाल सिंह के द्वारा, आगरा में। पहला पॉइंट आप जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ना यही पूछा जाता है, किसके द्वारा फाउंड की गई, ईयर पूछा जाता है और नेम पूछा जाता है। इसका फोकस किस पे था? फोकस इज ऑन यूनियन ऑफ द सोल विद गॉड। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं, इसमें दिया जाता है कि प्रैक्टिसेस इंक्लूड मेडिटेशन। कौन सी प्रैक्टिस इसमें इंक्लूड की गई? मेडिटेशन। ठीक है, वेजिटेरियनिज्म एंड सेल्फलेस सर्विस। हमारे पास मेडिटेशन के रिलेटेड, वेजिटेरियनिज्म के रिलेटेड एंड सेल्फलेस सर्विस के रिलेटेड प्रैक्टिस जो थी इसमें हमारे पास की जाती थी। अगर हम बात करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट की, और इसमें यह बताया गया कि जो बिलीफ है एक लिविंग गुरु में, ठीक है ना, बिलीफ इन अ लिविंग गुरु फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो इसमें ऐसा बताया गया कि यकीन होना चाहिए कि इसमें बिलीफ इन ए लिविंग गुरु फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस के, स्पिरिचुअल गाइडेंस में हमारे पास लिविंग गुरु में बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना, कुछ लोग धर्म गुरु में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट जितने भी रिलीजन्स हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो डिफरेंट गुरुज को मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसमें यह दिया गया कि यकीन होना चाहिए लिविंग गुरु में, किस लिए? स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। राधा स्वामी सत्संग व्यास, देखें ये क्या है? राधा स्वामी सत्संग व्यास की बात करें, RSSB की एक मेजर ब्रांच मानी जाती है। याद रखना, राधा स्वामी मूवमेंट की पूछा जाता है क्वेश्चन के राधा स्वामी सत्संग व्यास जो है ये मेजर ब्रांच किस मूवमेंट की है? तो आपको याद रखना है राधा स्वामी मूवमेंट की है। किसकी है? राधा स्वामी मूवमेंट की। अगर हम राधा स्वामी सत्संग व्यास की बात करें, ठीक है, RSSB इज बेस्ड इन ब्यास पंजाब एंड प्रमोट्स ए डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल लाइफ। किस चीज को प्रमोट किया जाता था? डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल लाइफ को प्रमोट किया जाता था। और ये ओपन थी फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स के लिए। ठीक है, जब हम राधा स्वामी मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो ये सभी रिलीजन्स के फॉलोअर के लिए ओपन था। और यहीं पे दिया गया है एम्फिसाइजेस पीसफुल लिविंग एंड मोरल वैल्यूज, और ये एम्फिसाइज करता है पीसफुल लिविंग एंड मोरल वैल्यूज को। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में। देखिए, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि यह फाउंड की गई थी 1861 में, पहला पॉइंट। दूसरा किसके द्वारा? शिव दयाल सिंह के द्वारा, आगरा में। इसका फोकस किस पे था? ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए। ठीक है, कि प्रैक्टिस करना जिसमें मेडिटेशन है, वेजिटेरियनिज्म है, सेल्फलेस सर्विस की बात की जाती है, लिविंग गुरु में स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए बिलीफ होना है, राधा स्वामी सत्संग इसका एक मेजर ब्रांच माना जाता है। ठीक है, और ये सभी रिलीजन्स के मानने वालों के लिए ओपन था, और इसमें एम्फिसाइज किया जाता था पीसफुल लिविंग और मोरल वैल्यूज को। बस इतने से पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास दिया गया देव समाज, दूसरी मूवमेंट जो आज के इस लेक्चर की रहने वाली है। इसका नेम है देव समाज। क्या नेम है? देव समाज। देखिए प्यारे दोस्तों, व्हेन वी टॉक अबाउट देव समाज, तो ये फाउंड किया गया था 1887 में।
ये डेट आप याद रखेंगे कि देव समाज कब फाउंड किया गया, 1887 में, 1887 में। किसके द्वारा, पंडित शिव नारायण के द्वारा, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में। ये पॉइंट आप जरूर नोट करना। पहला पॉइंट तो कब फाउंड किया गया, 1887 में। किसके द्वारा, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। कहां पे, लाहौर में। और याद रखना ये एक और नाम से जाना जाता है, देव धर्म के नाम से, आल्सो नोन एज देव धर्म। ठीक है। अग्निहोत्री की बात करते हैं जब, तो अग्निहोत्री वाज ओरिजिनली अ मेंबर ऑफ द ब्राह्मण समाज। ये ओरिजिनली किसके मेंबर थे, ब्राह्मण समाज के एक मेंबर माने जाते हैं। किसके मेंबर, ब्राह्मण समाज के मेंबर माने जाते थे। इनका एम था, इनका मकसद था प्रमोट करना ट्रुथ को, गुडनेस को एंड मोरल लिविंग को। ये पॉइंट आप नोट करना, इनका एम किस चीज को प्रमोट करना था, सच्चाई को, गुडनेस को एंड मोरल लिविंग को। फोकस था सोशल, एजुकेशनल एंड मोरल रिफॉर्म्स पे। इनका फोकस जो था सोशल, एजुकेशनल और मोरल रिफॉर्म्स को लेके था। यहां पे अगर हम बात करते हैं किसकी, देव समाज की, तो देव समाज में क्या दिया गया है, एडवोकेट्स करता है हायर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को। ठीक है। स्ट्रांगली अपोजिस करता है अनट्रूथ को एंड इवल को सोसाइटी के अंदर, और इंकरेज करता है डिसिप्लिन एंड एथिकल लाइफस्टाइल को। तो ये पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे देव समाज के बारे में। क्या याद रखेंगे कि 1887 में फाउंड किया गया। किसके द्वारा फाउंड किया गया, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया लाहौर में, और ये देव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अग्निहोत्री के बारे में, ये पहले एक मेंबर थे, और ये किसके, ब्राह्मण समाज के, और इनका एम था ट्रुथ को प्रमोट करना, गुडनेस को और मोरल लिविंग को प्रमोट करना। तो ये कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे किसके बारे में, देव समाज के बारे में। ज्यादा आपको कुछ भी इन डिटेल नहीं पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे फोकस करना है। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेकेएसएसबी ने 3 से 4 बार क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। जब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने फाउंड किया था। तो याद रखना, फाउंड किया गया था 1875 में, 1875 में, न्यूयॉर्क सिटी में। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करेंगे, 1875 में, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया गया न्यूयॉर्क सिटी में, और फाउंडर्स इसके थे हेलिना ब्लेवात्स्की। ठीक है। जब हम बात करते हैं फाउंडर्स की, तो एक नाम आप याद रखेंगे, हेलिना, ठीक है, ब्लेवात्स्की, और हेनरी स्टील ओलकट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एंड विलियम कॉन्जज। इनके नाम आपने जरूर याद रखने हैं, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं, और पहले दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनका एम क्या था, जब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, इसका एम था प्रमोट करना यूनिवर्सल ब्रदरहुड को। किसको, ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रदरहुड को प्रमोट करना था, भाईचारे को प्रमोट करना था, एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करना था। ये इनका एम था, याद रख लेना। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर शिफ्टेड किया गया अदियर चेन्नई में 1882 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है अदियर चेन्नई में, कब यहां पे शिफ्ट किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1882 में शिफ्ट किया गया। ओके। प्रमोट्स थियोसॉफी, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इसमें प्रमोट किया जाता था थियोसॉफी को, एक सिस्टम जो कंबाइनिंग करे किसको, रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस को। ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकला कि एक ऐसा सिस्टम जो किसको जोड़ के रखे, रिलीजन को भी, फिलॉसफी को भी और साइंस को भी। और एम्फिसाइज किया जाता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ, इंकरेज किया जाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन को। किसके अंडर, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंडर। यहीं पे याद रखना, प्लेड ए की रोल इन इंडियन सोशियो रिलीजियस अवेकनिंग एंड एजुकेशन। जब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, तो इसका एक अहम रोल रहा है, इसने एक की रोल प्लेड किया है इंडियन सोशियो रिलीजियस अवेकनिंग एंड एजुकेशन में। और बाद में आपको पता होना चाहिए एनी बेसेंट का भी इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है। ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी कब फाउंड किया गया था, 1875 में किया गया था। कहां पे किया गया था, न्यूयॉर्क सिटी में किया गया था। इसके फाउंडर कौन है, हेलिना ब्लेवात्स्की एंड हेनरी स्टील ओलकट। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। क्लियर। और इसका एम था प्रमोट करना यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को। फिर हमारे सामने आ जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है। जब हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। इनिशिएटेड किया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा इन द लेट 19th सेंचुरी में। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। यहां पे इसका एम क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का, इसका एम था अपलिफ्ट करना मुस्लिम कम्युनिटी को थ्रू एजुकेशन एंड रिफॉर्म। किसके द्वारा, एजुकेशन और रिफॉर्म्स के द्वारा। और लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट। इसका फोकस था मॉडर्न एजुकेशन पे, साइंटिफिक थिंकिंग पे एंड सोशल प्रोग्रेस पे। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट का यहाँ पे मेन फोकस क्या था, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फोकस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, या फिर पूछा जाता है इज द फोकस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
फोकस्ड ऑन मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक थिंकिंग एंड सोशल प्रोग्रेस। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये पॉइंट आप जरूर नोट करना। इन्होंने फाउंड किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाद में यही कॉलेज जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। ब्लेंडेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज, हमें बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंड देखने को मिला, जैसे कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज देखने को मिली। हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम पॉलिटिक्स, कल्चर एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। तो इसका हमारे पास एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा है अगर हम मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करें, कल्चर और आइडेंटिटी की बात करें इंडिया में। और याद रखना ये कंसीडर किया जाता है द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रिनाइसेंस इन द सब कॉन्टिनेंट। इसी से यहाँ पे शुरुआत होती है मुस्लिम रिनाइसेंस की सब कॉन्टिनेंट में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। ठीक है, किसने इनिशिएटेड किया था? सर सैयद अहमद खान ने, लेट 19th सेंचुरी। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है दियोबंद मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये फाउंड की गई 1866 में। 1866 में हमारे पास दियोबंद मूवमेंट को फाउंड किया जाता है। ठीक है, इन दियोबंद उत्तर प्रदेश में। की फाउंडर्स की बात करें तो मौलाना मोहम्मद कासिम, ठीक, दूसरा हमारे पास मौलाना राशिद अहमद गंगोही, और हमारे पास फजलुर रहमान उस्मानी एंड सैयद मोहम्मद आबिद, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इस्टेब्लिश किया इन्होंने दारुल उलूम देवबंद को, ये एक मेजर इस्लामिक सेमिनरी माना जाता है देवबंद मूवमेंट में। तो याद रखना इस्टेब्लिश किया गया था दारुल उलूम देवबंद को। इनका एम था प्रिजर्व करना इस्लामिक टीचिंग्स को एंड अपोज करना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, कि हमारे पास बचाया जा सके इस्लामिक टीचिंग को और अपोज किया जा सके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। इनका फोकस था रिलीजियस एजुकेशन पे, अरबिक लर्निंग पे एंड शिया बेस्ड लाइफ पे। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इन्होंने प्रोमोटेड किया इसको ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लाम को एंड रिजेक्टेड किया वेस्टर्नाइज्ड रिफॉर्म्स को। किसको प्रमोट किया? जो हमारे पास ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने वक्त का जो सुन्नी इस्लाम कल्चर था, एंड रिजेक्ट किया इन्होंने वेस्टर्नाइज्ड रिफॉर्म्स को। जितने भी हमारे पास वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आया, इन चीज़ों को इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया। जो किसके द्वारा चेंजिंग लाई गई? वेस्टर्नाइज्ड कल्चर के द्वारा। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक सेमिनरीज इन द वर्ल्ड ये माना जाता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं देवबंद मूवमेंट के बारे में, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज रिलीजियस सोशल एंड एजुकेशनल हिस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ जरूर याद रखना, ये फाउंडेड किया गया था 1866 में देवबंद में, उत्तर प्रदेश में। की फाउंडर के नाम मैंने आपको बता दिए। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद को भी इस्टेब्लिश किया गया था, जो एक मेजर इस्लामिक सेमिनरी माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आ जाता है हमारे पास फैराजी मूवमेंट। याद रखना इसको फाउंड किया गया था 1818 में, 1818 में हाजी शरायतुल्लाह के द्वारा ईस्ट बंगाल में। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि फैराजी मूवमेंट को किसने फाउंड किया था? हाजी शरायतुल्लाह ने किया था। इसका एम था प्यूरिफाई करना इस्लाम को अमंग बंगाली मुस्लिम्स। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। एम्फिसाइज किया गया स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इस्लामिक ड्यूटीज़ को, ठीक है, जिनको आप फ़राइज़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ पे जोर दिया गया? जो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस है इस्लामिक ड्यूटीज़ को लेके, यानी कि कौन कौन से आपको फ़राइज़ इंजाम देने हैं, इन चीज़ों पे फोकस किया गया। अपोज किया गया अन इस्लामिक कस्टम्स को। जितने भी हमारे पास अन इस्लामिक, जो इस्लाम से जुड़े हुए कस्टम्स नहीं हैं, रस्म और रिवाज नहीं है, एंड हिंदू इन्फ्लुएंसेस इन मुस्लिम प्रैक्टिस, या फिर जो हमारे पास हिंदू रिलीजन में जैसे होता है, ये जो हमारे पास इन्फ्लुएंस है ये मुस्लिम प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को इन्होंने अपोज किया। ठीक है, एड्रेस किया सोशल इनजस्टिस को एंड रिलीजियस डिक्लाइन को। अगर हम बात करते हैं फैराजी मूवमेंट के बारे में, तो इनने कौन सी चीज़ों पे जोर दिया? सोशल जो इनजस्टिस होता है इस पे इन्होंने जोर दिया कि लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो, एंड रिलीजियस जो डिक्लाइन होता है इन चीज़ों पे इनका फोकस रहा। लेटर लेड बाई दोदो मियाँ, बाद में इसको दोदो मियाँ के द्वारा लेड किया गया, हाजी शरायतुल्लाह का जो बेटा था। फिर यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसको एक एग्रेरियन मूवमेंट में। और होता क्या है? यहाँ पे लड़ा जाता है फॉट फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट फार्मर्स, और बाद में राइट्स ऑफ पीजेंट फार्मर्स के लिए भी लड़ा जाता है अगेंस्ट लैंड लॉर्ड ऑपरेशन के लिए। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें फैराजी मूवमेंट के बारे में, अपोज किया गया अन इस्लामिक कस्टम्स को भी, हिंदू इन्फ्लुएंसेस मुस्लिम प्रैक्टिस को भी। दूसरा, यहाँ पे जितने भी किसान हैं इनके राइट्स के लिए भी लड़ा गया। ठीक है, जो भी लैंड लॉर्ड का उनके यहाँ पे ऑपरेशन रहता था, तो इन चीज़ों के लिए भी लड़ा गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैराजी मूवमेंट में भी देखने को मिलती हैं। तो ये 1818 में हाजी शरायतुल्लाह के द्वारा बंगाल में फाउंड की गई थी। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसका मकसद था कि इस्लाम को प्योरीफाई करना है अमंग बंगाली मुस्लिम्स। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, आप नोट कर लेना, याद रखना। ठीक है, फिर आ जाता है सत्याशोधक समाज। जब हम बात करते हैं सत्याशोधक समाज के बारे में, इसको फाउंड किया जाता है 1873 में। याद रख लेना,
बाई महात्मा ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, ज्योतिराव फुले की बात करें, महाराष्ट्र में इन्होंने फाउंड किया था सत्याशोधक समाज को 1873 में। ये हमारे पास ट्रुथ सीकर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है। अगर आप में से किसी ने इन डीप पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी के नाम से कौन सी मूवमेंट जानी जाती है, तो सत्याशोधक समाज जानी जाती है। इसका एम था अपलिफ्ट करना लोअर कास्ट को एंड एलिमिनेट करना कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन को, कि हमारे पास जितने भी लोग लोअर कास्ट के रिलेटेड है उनको अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है, और खत्म किया जाए कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन को। स्ट्रांगली अपोज किया ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को एंड सोशल इनइक्वालिटी को। जितनी भी हमारे पास सोशल इनइक्वालिटीज होती थी या फिर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस रहता था, इन चीजों को भी इन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली अपोज किया। ओके, इसको प्रमोट किया गया सोशल जस्टिस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को एंड इक्वल राइट्स को। ये चीज का आपको पता होना चाहिए। यहीं पे एम्फेसाइज किया गया जेंडर इक्वालिटी को एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट को। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इन चीज़ों पे भी इसका जोर था। और यहाँ याद ये रखना है कि प्लेड किया इन्होंने एक मेजर रोल एंटी कास्ट मूवमेंट इन इंडिया के लिए। जो एंटी कास्ट मूवमेंट है ना इंडिया में, इसमें हमारे पास इनका एक मेजर रोल रहा। ज्योतिराव फुले आल्सो रोट अबाउट द मूवमेंट इन हिज वर्क्स। तो ज्योतिराव फुले ने मूवमेंट के बारे में और इसके काम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। सिंपल आपको याद क्या रखना है, फाउंड किसने किया, ज्योतिराव फुले ने। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, कब, 1873 में। मूवमेंट का नाम क्या है, सत्याशोधक समाज। एम क्या था इसका, अपलिफ्ट करना था लोअर कास्ट को एंड एलिमिनेट करना कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन को। अपोज किसको किया, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को एंड सोशल इनइक्वालिटी को। तो ये चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। क्लियर, आगे बात करते हैं। फिर प्यारे दोस्तों हमारे पास आ जाता है जस्टिस पार्टी। अब जस्टिस पार्टी की बात करते हैं। ये फाउंड की गई 20 नवंबर 1916 में। कहाँ पे, विक्टोरिया पब्लिक हॉल मद्रास में। पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे, जस्टिस पार्टी का फाउंड की गई थी 20 नवंबर 1916 को। कहाँ पे, विक्टोरिया पब्लिक हॉल मद्रास में। अब फाउंडर इसके कौन है, डॉक्टर सी नतीसा मुदलियार, ठीक है, टी.एम. नायर, त्यागराया शेट्टी एंड अलामिलू, ये हमारे पास इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया फॉर्म टू रिप्रेजेंट नॉन ब्राह्मण इंटरेस्ट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। ये बनाई गई थी रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी हमारे पास नॉन ब्राह्मण लोग हैं कि इनका इंटरेस्ट रहे मद्रास प्रेसिडेंसी में। फोर्ट फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये किस चीज़ के लिए लड़े, जो भी हमारे पास कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रहता है, एंड सोशल जस्टिस के लिए, नॉन ब्राह्मण्स लोगों के लिए। यहाँ पे याद रखने ने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, जैसे कि इंटरनल राइवलरीज रही, जैसे कि इसमें इंक्लूड किया गया है इग्मोए एंड मेलापुर फैक्शंस 1916 से 1920 के बीच में। तो इन्होंने वर्क किया कन्विंस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो सपोर्ट करे नॉन ब्राह्मण राइट्स को। ठीक है, अपोज किया राजा गोपालचारी फॉलोअर्स को जो सपोर्ट करते थे नॉन कोऑपरेशन को। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और इनका एक की रोल रहा है द्रविडियन मूवमेंट एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज में। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे किसके बारे में, ये चीज़ें आप याद रखेंगे प्यारे दोस्तों जस्टिस पार्टी के बारे में। और फाउंडर का नाम याद रख लेना और डेट याद रख लेना और किस लिए ये लड़े, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल जस्टिस के लिए, नॉन ब्राह्मण्स के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। हम इन शॉर्ट ही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की नीड न पड़े और आप मेन चीज़ों पे फोकस करें और आपको जल्दी से चीज़ें रिवाइज भी हो जाए। फिर हमारे पास आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फाउंडेड इन 1925 बाई ई.वी. रामास्वामी इन तमिलनाडु, परियार में ये हमारे पास फाउंड की जाती है 1925 में। इसका एम था अपलिफ्टिंग करना नॉन ब्राह्मण को। यहाँ पे भी अपलिफ्टिंग किसको करना था, नॉन ब्राह्मण को। जितनी भी हमारे पास नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज एंड इंश्योरिंग करना था सोशल इक्वालिटी को, कि हमारे पास समाज में सबके लिए बराबरी होनी चाहिए और वही बराबरी यहाँ पे नॉन ब्राह्मण को भी मिलनी चाहिए जो ब्राह्मण लोगों को दी जाती थी। स्ट्रांगली अपोज किया ब्राह्मण डोमिनेंस को इन्होंने भी एंड द हिंदू कास्ट सिस्टम को भी। प्रोमोटेड किया रेशनलिज्म को, सेल्फ रिस्पेक्ट को एंड इंडिविजुअल डिग्निटी को। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। वुमेन राइट्स, देखें वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, इंक्लूडिंग इंटरकास्ट मैरिज एंड जेंडर इक्वालिटी। तो ये काफ़ी अच्छे काम इन्होंने किए हैं। इंकरेज किया रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड रिचुअल्स को। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। जो हमारे पास सुपरस्टिशन और ब्लाइंड रिचुअल्स रहते हैं लोगों के कुछ रिलीजन्स में, तो इन चीज़ों को भी इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। बिकेम ए फाउंडेशन फॉर द लेटर द्रविडियन मूवमेंट इन साउथ इंडिया। और ये हमारे पास एक फाउंडेशन बनी लेटर जितनी भी हमारे पास द्रविडियन मूवमेंट हुई साउथ इंडिया में। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी ये किसने फाउंड की थी 1925 में, ई.वी. रामास्वामी ने। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका एम भी था अपलिफ्टिंग करना नॉन ब्राह्मण को, जितनी भी हमारे पास नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज हैं, और इनको इंश्योर क्या करना था, सोशल इक्वालिटी। तो ये चीज़ें आप इनके बारे में जरूर याद रखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आगे बात करते हैं।
फिर यहीं पे दिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या हो रहा है। देखिए इनका फोकस था अपलिफ्टिंग करना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, स्पेशली दलित्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने दलित्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, उनके राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो चैंपियन एजुकेशन, इकोनॉमिक इंपावरमेंट एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर ओप्रेस्ड ग्रुप, जितने भी हमारे पास ओप्रेस्ड ग्रुप्स रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, कि इनको चैंपियन एजुकेशन दी जाए, इकोनॉमिक इंपावरमेंट लाई जाए, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, इन चीज़ों के लिए ये हमारे पास इन्होंने बहुत सारे काम किए। और इन्होंने फाउंड किया था, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेड द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा ना कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने हमारे पास फाउंड की थी, तो याद रखना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में फाउंड की थी, प्रमोट करने के लिए एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इन्होंने लेड किया मूवमेंट को फॉर टेम्पल एंट्री के लिए, पब्लिक वाटर एक्सेस के लिए, जैसे कि आपको पता होगा महाद सत्याग्रह में आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जितने भी हमारे पास डिप्रेस्ड क्लासेस या फिर ओप्रेस्ड ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग थे, कि इनको हमारे पास टेम्पल एंट्री मिले, पब्लिक वाटर एक्सेस मिले, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एडवोकेटेड फॉर इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देखे इन्होंने ख़त्म किया किस चीज़ को, अनटचेबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। इस चीज़ के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया है, प्लेड अ की रोल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसे कि आपको पता होगा इन्होंने एक की रोल प्ले किया ड्राफ्ट करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इंश्योर्ड किया है फंडामेंटल राइट्स को, इक्वलिटी बिफोर लॉ को, एंड एफर्मेशन एक्शन को, यानी रिजर्वेशंस को। प्रमोटेड किया है बुद्धिज्म एज एन अल्टरनेटिव टू कास्ट बेस्ड हिंदुज्म, कन्वर्टेड इन 1956। तो इन्होंने प्रमोट किया बुद्धिज्म को भी एक अल्टरनेटिव के तौर पे टू कास्ट बेस्ड हिंदुज्म, कन्वर्टेड इन 1956। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए आपको याद रखनी है, कि इनका भी जो फोकस था अपलिफ्टिंग करना था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, स्पेशली दलित्स को, ठीक है। और ये चैंपियन माने जाते हैं एजुकेशन, इकोनॉमिक इंपावरमेंट एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए, किसके कंटेक्स्ट में, ओप्रेस्ड ग्रुप्स या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस की जब हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक याद रखनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास मेन जितनी भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी ये ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद ना हमारे पास ट्राइबल मूवमेंट्स बचती हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम अलग से वीडियो सेशन लाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो हमारे पास ट्राइबल मूवमेंट्स पे रहेगा। एट द एंड आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, द महाद सत्याग्रह 1927 वाज प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड टू, ऑप्शन दिए गए हैं, डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, असर्ट द राइट ऑफ दलित्स टू एक्सेस पब्लिक वाटर सोर्सेज, इस्टेब्लिश पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। का आंसर है असर्ट द राइट्स ऑफ दलित्स टू एक्सेस पब्लिक वाटर रिसोर्सेज। तो ये महाद सत्याग्रह 1927 की इसी के रिलेटेड थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सत्या शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया, इट वाज फाउंडेड इन 1873 इन पुणे, इट एम टू प्रमोट कास्ट हियरार्की एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, इट वर्क फॉर द एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्रास, दलित्स एंड वुमेन्स, इट प्रमोटेड सोशल जस्टिस, इक्वलिटी एंड रेशनल थिंकिंग। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड एंड फोर्थ नन। सिंपल है, इसका आंसर आएगा सेकंड ओनली। इट एम टू प्रमोट कास्ट हियरार्की एंड ब्राह्मणिकल सुपरमेसी, ये गलत था, ठीक है। ये फाउंडेड की गई थी 1873 में पुणे में। इट वर्क फॉर द एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्रास, दलित्स एंड वुमेन्स, याद रखना। इट प्रमोटेड सोशल जस्टिस, इक्वलिटी एंड रेशनल थिंकिंग। तो ऑप्शन बाकी सही है, सेकंड वाला रॉन्ग है। तो इसी के साथ हमने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की। अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करना है। तो मिलते हैं एक और नए शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।